Okay. Good evening, all. My name is Professor Amit Alani, and in this session, we discuss about the GATE 2020 paper and also the solution part. Okay. So now let's start with the first part. Okay. So now you can see that. Yes. Now let me start about the today's session. So Vidya Lankar classes, we are going to start 2020 sessions about the GATE paper analysis and also the solution part. So आज हम यहाँ पे वो बच्चे भी यहाँ पे हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं जो लोग 21 एग्जाम भी देने वाले हैं जो 2020 दे भी चुके हैं, या हो सकता है वो स्टूडेंट भी है हमारे पास जो 2022 के लिए भी सोच रहे हैं प्लान करने के लिए। ओके, सो आई होप आप सभी लोग सेफ हैं। अभी काफी जो सिचुएशन चल रहा है हम सभी जानते हैं, तो अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर करके रखिए। अभी सबसे अच्छा गोल्डन टाइम है प्रिपरेशन करने का, तो हमारे हिसाब से गेट का सबसे बेस्ट टाइम है प्रिपरेशन करने का। जो बच्चे अभी 2020 प्लान कर चुके हैं, अब उनके लिए 2021 के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन हम जो 2021 प्रिपरेशन करने से पहले क्या हम ये जानते हैं कि 2020 में क्या आया था? क्या हम ये जानते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट का ज्यादा वेटेज था? तो आज के इस सेशन में हम वो सारी पॉइंट्स को कवर करेंगे जो प्रीवियस पेपर आया हुआ था। ओके, सो मैं आप लोगों के साथ स्टेप बाय स्टेप फॉलो करूंगा। तो लेट मी राइट लिटिल बिट ऑन द बोर्ड सो दैट यू कैन एनालाइज द पेपर। ओके, सो नाउ द फर्स्ट थिंग वी हैव अ वेरियस सब्जेक्ट। सबसे पहले बात करते हैं पेपर के बारे में। जो लोग अभी 2022 वाले हैं, जो बच्चे सोचते हैं कि हम अपना करियर किस में बनाएं, क्योंकि कुछ लोग प्लान कर रहे होंगे सर आई एम प्लानिंग फॉर द मास्टर्स, बट हम सभी जानते हैं मास्टर्स बाहर जाना इज वेरी डिफिकल्ट राइट नाउ। सो जो लोग बच्चे मास्टर्स इंडिया के बाहर प्लान कर रहे थे, अब उनके प्लानिंग थोड़े से चेंज होने लगे हैं। उनके पेरेंट्स बोलते हैं इंडिया में मास्टर्स करना अच्छा है बिकॉज वी हैव IITs and IITs अवेलेबल आर देयर। सो नाउ 2022 वालों बच्चों के लिए एडवांटेज है। 2021 वाले प्लान कर चुके हैं कि चलो हमें तो गेट में जाना है, हमने प्लान कर दिया है, और माइट बी 2021 वालों के लिए अभी भी प्रिपरेशन में थोड़ा सा बूस्टअप चाहिए कि क्या हम करें जो एनर्जी आ जाए। पहले हमें यही नहीं पता शुरुआत कहां से करना है। तो आज हम थोड़ा सा 2020 पेपर को एनालिसिस करूंगा। उसके बाद के जो रिमेनिंग सेशन में, जो हमारा आज का 2 घंटे का सेशन में है, तो रिमेनिंग सेशन में आपको मैं सॉल्यूशन भी बताता जाऊंगा। राइट, हो सकता है जो आपने वो सब्जेक्ट प्रिपेयर नहीं किया हो, तो आपको लग रहा होगा कि मुझे लग रहा है कि ये मुझे टॉपिक नहीं आता है, सो डोंट वरी अबाउट दिस। राइट, ये हमारे लिए वो एक नॉलेज है हमारे लिए जो 2020 में आया है। जैसे ही आप प्रिपेयर करते जाओगे, वो सारे टॉपिक्स आपके ब्रेन में बैठ जाएंगे कि कैसे सर ने सॉल्यूशन किया था, और उस वीडियो को हम स्टोर करेंगे यूट्यूब पे भी, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दैट। ओके, चलो कम बैक टू द पार्ट। 2022 वालों के लिए भी क्या है सब्जेक्ट के बारे में, उनको भी एडवांटेज है, 21 वालों के लिए भी एडवांटेज है। ओके, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको पेपर का पैटर्न बता देता हूं। आई थिंक सभी को पता है सर 100 मार्क्स का आता है, हमने बचपन में सुना था। यस, इट इज ट्रू। 65 क्वेश्चंस आते हैं, इट इज ट्रू। यस, नेगेटिव मार्किंग होती है सर, सबसे ज्यादा डरावना होता है। यस, इट इज द नेगेटिव पार्ट आना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। क्या क्या नेगेटिव मार्किंग होता है? 0 पॉइंट, यानी कि मैं सीधा सीधा कहूं 0.3%, यानी कि 33.33% का रेशियो होता है नेगेटिव मार्किंग में। सर हमने ये भी सुना है कुछ ऐसे क्वेश्चन आता है जिसको हम NAT बोलते हैं, जहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, सिर्फ डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। यस, इट इज अ फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन, जहां पे नो नेगेटिव मार्किंग होती है। तो सर क्या ये टाइप के क्वेश्चन से हमारा भला हो सकता है? यस, क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन ठहरना, जरा सोचना कि एग्जामिनर ये टाइप के क्वेश्चन कब देता है, जब आपको न्यूमेरिकल वैल्यू डालना होता है। राइट, तो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस में ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है। लेकिन सर क्या गेट एग्जाम बहुत टफ होता है? हमने सुना है, बचपन से सुना है कि गेट टफ होता है, रैंक लाना टफ होता है। तो मैं आपको बता देता हूं, अगर हम गलती ना करें तो गेट सबसे आसान है। लेकिन सर हम तो गलती करते रहते हैं, हमारी तो आदत बन चुकी है, हम कुछ एक बार तुक्का लगा देते हैं। सर हमें मन में कहता है कि ये A लग रहा है, B लग रहा है, कि C पे जाऊं, नहीं D अच्छा लग रहा है, तो ऐसे भी सोचते। लेकिन ये सब चीजें प्रिपरेशन से हो सकती है कि हम नेगेटिव मार्क्स को कम कर सकते हैं। दैट इज द स्टैटिकल पार्ट। लेकिन जब से पहले हमें सब्जेक्ट का नॉलेज चाहिए। स्टेप नंबर 1, हमारे सब्जेक्ट्स लेना होना चाहिए, पुराने गेट पेपर का सॉल्यूशन हमारे सामने दिमाग में घुटा होना चाहिए। राइट, उसके बाद हम जाके हम आगे प्लान कर सकते हैं कि हमारा नेगेटिव पार्ट कैसे रिमूव होता जाएगा।
राइट। चलो शुरू करते हैं। मैं आपके सामने थोड़ा सा बेसिक पैटर्न ले लिया है 65। सर हमने ये सुना है आप एप्टीट्यूड भी आता है आजकल। यस, एप्टीट्यूड तो काफी टाइम से आता है, 15 मार्क्स का होता है। सर ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये वही वाला एप्टीट्यूड है ना, जो वही वाला एप्टीट्यूड है जिसमें मैथमेटिक्स पूछा जाता है, एप्टीट्यूड रीजनिंग, जो हम प्लेसमेंट की प्रिपरेशन करते हैं। यस, इट इज सिमिलर टू द प्लेसमेंट पार्ट। यस, इसका मतलब अगर मैंने प्लेसमेंट पार्ट किया है तो सर ये तो मुझे करना ही है, तो मेरे 15 नंबर आ गए क्या? यस, इट इज ट्रू, 15 मार्क्स आपके आ गए। लेकिन सर मैंने ये भी सुना है मैथमेटिक्स भी आता है, जो इंजीनियरिंग में पूछा जाता है, जिससे हम लोग M1 बोलते हैं, M2 बोलते हैं, और इसको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी बोला जाता है। सर मैंने सुना वो भी 15 मार्क्स का आता है। इट इज ट्रू, ये 15 मार्क्स का भी आता है। तो सर क्या मैं ये सोच सकता हूँ कि मेरा ये 15-15 करने से क्या मैं क्वालिफाई कर सकता हूँ? यस, डेफिनेटली मैं क्वालिफाई कर सकता हूँ। क्या क्वालिफाई करना ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? नहीं। अगर आप क्वालिफाई कर रहे हो लेकिन आपने प्लान किया है कि सर मैं अपना ड्रीम कॉलेज IIT, NIT या ट्रिपल IIT या IISc बैंगलोर या जो भी टॉप इंस्टीट्यूट सोचते हैं सिर्फ क्वालिफाई से आ जाएंगे, तो ये गलत हो जाता है। तो इसके लिए सर क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मैं स्टेप बाय स्टेप फॉलो करूंगा, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं, कितने मार्क्स का क्या पूछा गया है और कितने मार्क्स का वेटेज है। तो अगर मुझे क्वालिफाई करना नहीं है तो सर कितना मार्क्स लाना पड़ेगा? तो आई विल टेल यू अबाउट द 2020 में जो फर्स्ट रैंक जिस बच्चे की आई है, आई डोंट नो द नेम, बट द अकॉर्डिंग टू द गेट वेबसाइट इज द हाईएस्ट मार्क्स इज 91। सर इट इज ट्रू, यस सर, 91 मार्क्स लाना इतना पॉसिबल है? कैसे आ सकते हैं? डेफिनेटली नेगेटिव मार्किंग कम होने की वजह से आ सकते हैं। यस, इट इज ट्रू। तो इसका मतलब सर हमें अगर और देखा जाए, सर कुछ और बताइए, अगर IIT जाने के लिए कितने रैंक तक चाहिए? एटलीस्ट 500 रैंक। जनरल कैटेगरी में 250 से लेके 500 के अंदर आप रैंक ले आते हो तो डेफिनेटली आपको IIT से कॉल आने की चांसेस 100% है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। जब मेरे पास इतनी रैंक लाना है तो सर थोड़ा सा और मुझे बता दो, 91 ज्यादा लग रहे मार्क्स, थोड़े कम हो जाएंगे क्या सर? ऑब्वियस सी बात है, अगर आप ध्यान से देखो जो एनालिसिस बता रहा हूं मैं आपको, जिसका 1000 रैंक था उसके मार्क्स शायद 57 या 58 के आसपास थे। थोड़ा सा मैं ऊपर चले जाता हूं, इट विल अराउंड 65 मार्क्स के आसपास इन बिटवीन ये रैंक यहाँ पे होती है। सर इतना वेरिएशन है? यस, इतना वेरिएशन है। इतने टॉपर मार्क्स में बहुत वेरिएशन। टॉपर के मार्क्स 91 है लेकिन इस रैंक के मार्क्स 65 to 70। इसका मतलब सर मुझे दिख रहा है मेरा क्वालिफाई स्कोर के आगे IIT जाना सक्सेसफुल दिख रहा है। यस, इट इज पॉसिबल। चलो शुरुआत करते हैं, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। सेशन में थोड़ा सा हीट डेवलप करेंगे और कुछ कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताता जाऊंगा। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं सब्जेक्ट्स के नाम लिख देता हूं, जो हर एक सब्जेक्ट्स में कितना वेटेज होता है अकॉर्डिंग टू द 2020। मैं वेटेज हमेशा यही बोलूंगा, 2020 पे डिपेंड करेगा कितना हमारा वेटेज है। लेट मी राइट द सब्जेक्ट्स नेम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ओके, सो नाउ सबसे पहला निकल के आता है सर हमारा फेवरेट, एप्टीट्यूड की बात कर दो सर। ये तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, 15 मार्क्स का होता है हर साल, दैट इज फिक्स, नो चेंजेस। इसके अंदर आपका एप्टीट्यूड पार्ट के अंदर आपका GA आ जाता है, आपका रीजनिंग पार्ट आ जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, दैट इज फिक्स पार्ट। 10 क्वेश्चन तो हर साल इसका अलग ही सेक्शन बनता है, तो ये तो हमारा फिक्स हो गया। मतलब सर आज से ही मैंने प्रण ले लिया है, कसम खा ली है मैंने महाभारत रामायण देख देख के कि मुझे 15 मार्क्स तो मुझे किसी भी कंडीशन में कहीं से 1 मार्क्स नहीं छोड़ना है यहाँ पे। यस, इट इज ट्रू। दूसरा आ जाता हूँ, मैथमेटिक्स बोलते हैं इसको, या इसको हम डिस्क्रीट भी बोल सकते हैं। मैं इसको दो नाम क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज डिस्क्रीट मैथ्स और हमारा इंजीनियरिंग मैथ्स ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, बट डिस्क्रीट मैथ्स में थोड़े से चीजें ऐड ऑन हो जाते हैं, राइट? ये हमारा सेमेस्टर में पूछा जाता है। यहाँ पे थोड़ी सी मैं मेहनत करूंगा। फिर से मुझे 15 मार्क्स का दिया है, दैट इज 2020। हम 2020 की बात कर रहे हैं, मैं जेनरिक बात नहीं कर रहा हूं, बिकॉज इट इज फिक्स पार्ट। ओके, नाउ कम बैक टू थर्ड वन। आगे बढ़ते हैं। हमारा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट जो मैं मानता हूं मेरा प्यारा सब्जेक्ट है CN, जो सिर्फ 6 मार्क्स का पूछा गया था। सर 6 मार्क्स बहुत होते हैं, ऐसा कम मत समझो, इसको भी बहुत वेटेज होता है। यस, नाउ द नेक्स्ट सब्जेक्ट, मेरा दूसरा फेवरेट सब्जेक्ट जो किसी से कम नहीं है, ये सबसे खतरनाक सब्जेक्ट में से माना जाता है, लेकिन याद रखना अगर ये पढ़ोगे तो सबसे ज्यादा मार्क्स यही देके जाएगा। तो हमारे पास COA के लिए आ जाता है
10 मार्क्स का। यस, नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है सी एंड द डेटा स्ट्रक्चर। अब सी एंड डेटा स्ट्रक्चर मैं इसलिए क्यों लिख रहा हूं, बिकॉज बहुत जगह डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम एंड सी प्रोग्रामिंग का कॉम्बिनेशन होता है। ये हर जगह अलग अलग उसको हम वेटेज लेते हैं, बट मैंने यहाँ पे दोनों को कंबाइन किया। ये होता है 13 मार्क्स का, आया है 2020 में। देख लो, घूर लो अच्छे से। सी प्रोग्रामिंग सर, ये सी प्रोग्रामिंग तो मैं अभी करता जा रहा हूँ, फर्स्ट ईयर से कर रहा हूँ सर, पीछा ही नहीं छोटा। सेकंड सेमेस्टर में भी, थर्ड सेमेस्टर में भी, फोर्थ सेमेस्टर में सी प्रोग्रामिंग तो सर सालों से चली आ रही है। मैंने तो पढ़ ली, थर्ड ईयर में आ गया, लेकिन मेरा छोटा भाई भी मुझसे बोलता है कि भैया मुझे सी प्रोग्रामिंग पढ़ा दो, मेरे एग्जाम है कल। यहां तक कि 12th स्टैंडर्ड में पूछा था, यस वही सी प्रोग्रामिंग है। बट यहाँ पे क्या होता है, आपसे आउटपुट पूछता है और उस आउटपुट के आंसर आपको देने पड़ते हैं। लेकिन याद रखना, आउटपुट जब पूछ रहा है तो वैल्यू पूछेगा, और वैल्यू पूछेगा तो न्यूमेरिकल टाइप आंसर में ही पूछेगा, कभी भी ऑप्शन नहीं देगा। नाउ कम बैक टू द पार्ट, नेक्स्ट पार्ट आते हैं हम लोग। यहाँ पे अगला आता है हमारे पास प्यारा सा एल्गोरिथम। बहुत जगह पे ये कंबाइन हो जाता है, एल्गोरिथम डेटा स्ट्रक्चर बहुत जगह पे कंबाइन हो जाता है। नाउ इसके लिए लास्ट ईयर जो आया है 5 मार्क्स का आया था। अगर मैं दोनों को कंबाइन कर, उसको हम डीएसए भी बोलते हैं, तो देखा जाए तो इट विल बी अराउंड 18 मार्क्स। तो ये तो मैं स्टार बना देता हूं। तो सर इसका मतलब पहला सब्जेक्ट तो मैंने कल यही उठाया सबसे पहले। सर शुरुआत कहां से करूं, वो सब भी हम आएंगे, लेकिन सब कुछ आराम आराम से होगा। जैसे जैसे शाम होती जाएगी थोड़ा लेवल हमारा बढ़ता जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट आता है हमारे पास डीबीएमएस। यस, ये वही डीबीएमएस है जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यस, स्टोरेज, एवरीथिंग इज देयर। यस सर, हमारा फेवरेट है। काफी बच्चों का सब्जेक्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में ये सबसे फेवरेट होता था। ये पूछा गया है अराउंड 8 मार्क्स का पूछा गया है। इसमें 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन सब कंबाइन है। मैं आपको क्वेश्चन वाइज नहीं बता रहा हूं आपको कितने क्वेश्चन किस में आए थे, वो आप समझ जाते हो किसी में भी। ऑब्वियस सी बात है, अगर 1 मार्क्स का आएगा तो ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे तो कम हो जाएंगे। नाउ अगला आता है नेक्स्ट कंपाइलर। ये भी सुना सुना लग रहा है, कर बचपन में पढ़ा होगा। यस, सेवेंथ सेमेस्टर का एग्जाम का सब्जेक्ट है, किसी में 6 सेमेस्टर में आता है। नाउ तो ये सेमेस्टर आता है जो बेसिकली 4 मार्क्स का कवर किया है 2020 में, कंपाइलर। यस, नाउ अगला सब्जेक्ट आता है, दैट इज अ 9th वन, इज ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या लगता है, एनी गेसेस ना, ऑपरेटिंग सिस्टम कितने मार्क्स का आया होगा? यस, इट इज खतरनाक सब्जेक्ट में से एक है ऑपरेटिंग सिस्टम। सर सीओए 2 अलग अलग लेवल के आ रहे हैं, इसका मतलब सर मुझे दिख गया है डीएसए, सीओए और ओएस, ये 3 सब्जेक्ट तो सर आज से ही शुरू करना है। मैथ्स ये सब तो कभी छोड़ना नहीं है। मैं दिख रहा हूँ, मेरे को 60 मार्क्स कैलकुलेट कर लिए सर, आ गया मेरा आंसर। यस, मेरे को दिख रहा है सर, आईआईटी झलक दिख रही है ना, इसे विजुअलाइज कर सकते हो, इट इज ट्रू। नाउ नेक्स्ट पार्ट डिजिटल लॉजिक रह गया। देखो हमारा डिजिटल लॉजिक इस बार 5 मार्क्स का पूछा गया था। यस, 5 मार्क्स का। एनी सब्जेक्ट्स कोई बाकी है दिख रहा है यहाँ पे? टीओसी सर रह गया है, आपने 11वां सब्जेक्ट लिखना भूल गए। टीओसी कितने मार्क्स का आया था? टीओसी आया था 9 मार्क्स का। सो टोटल मेरे पास आ चुके हैं, सारे के सारा टोटल करूं तो दैट इज आवर 100 मार्क्स का पेपर सामने आ गया है। चाहो तो देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, याद कर लो, देख लो, कोई सब्जेक्ट तो नहीं छूट गया है। टीओसी आ गया, डिजिटल आ गया, ओएस आ गया, कंपाइलर आ गया, डीबीएमएस, एल्गोरिथम, डीएसए, सीओए एंड सीएन, मैथ्स भी आ गया, एप्टीट्यूड भी आ गया। टोटल 11 सब्जेक्ट है हमारे सामने 100 मार्क्स का। चलो अब शुरू करते हैं, इसके ऊपर हम थोड़ा एनालिसिस करते हैं। इसमें हर साल कोई चेंजेस नहीं होता, माइनर चेंजेस होता है अगर मैथ्स में होता है तो। सो दैट इज आवर 100% श्योर पार्ट हो गया, राइट। चलो अब शुरुआत करते हैं एप्टीट्यूड के बारे में। मेरे ख्याल से ये आर.एस. अग्रवाल की जितनी भी बुक्स आती हैं वो भी आप प्रिपेयर करोगे तो बहुत इजी होंगे। लास्ट ईयर के पेपर उठा के देखो, एप्टीट्यूड बहुत एवरेज या एवरेज से भी बिलो आता है बहुत बार। सिर्फ आपको वोकैब का एक आध क्वेश्चन देखना पड़ता है, बाकी पूरा की पूरा बहुत सिंपल आता है। नाउ मैथ्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आपका लिमिट आ जाता है, डिफरेंशिएशन वगैरह भी पूछे जाते हैं कभी कभी, बट बेसिकली यहाँ पे प्रोबेबिलिटी और कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी हम सभी जानते हैं, प्लेनर ग्राफ हो गया, ग्राफ के क्वेश्चंस हो गए, ग्राफ थ्योरी हो गया। तो यहाँ पे टोटल 50 मार्क्स, दैट इज आल्सो श्योर, यानी कि 100%। ओके, सो नाउ ये 2 पार्ट 100% आ गए हैं। अभी करना क्या है, मुझे करना ये है, मुझे चूज करना है सब्जेक्ट्स को, कैसे मुझे प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। तो चाहूं तो सबसे पहले सर ये सी प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर वाला पार्ट क्या मैं सबसे पहले ले लेता हूं, कोर पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट। यस, द फर्स्ट नंबर इज कोर पार्ट।
यस, सी प्रोग्रामिंग के लिए मैं आपको हमेशा बोलता आ रहा हूं कि सर सी प्रोग्रामिंग तो बचपन की है, फिर भी मैं आपको अभी इन बिटवीन एक ऐसी बुक का नाम बता रहा हूं जिसमें आपके सारे के सारे कवर हो जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। बुक का नाम है टेस्ट योर सी स्किल, अभी डाउनलोड कर सकते हो, गूगल में लिखना, ये पीडीएफ मिल जाएगा, इसमें क्वेश्चन बैंक टाइप के दिए होते हैं सी प्रोग्रामिंग के। तो मेरे ख्याल से अगर आप चलते फिरते कहीं पे भी ट्रेन में जाते हुए, वेट अ सेकेंड, अभी तो सारे ट्रेन बंद है सर, हम घर पे ही बालकनी में भी पढ़ सकते हैं। यस, इट इज राइट। नाउ आप बालकनी में बैठ के कहीं पे पढ़ सकते हो, तो ये हमारा टेस्ट योर सी स्किल भी बहुत अच्छी बुक होती है, आप एक बार गूगल करके देख सकते हो। नाउ अगला सब्जेक्ट अगर आपको चूज करना है तो मैं आपको कहूंगा सीओएस सब्जेक्ट्स को हमेशा इंपॉर्टेंस देना, इसको कभी नजरअंदाज मत करना। ये ऐसा है, इसके बिना युद्ध नहीं हो सकता। यस, इसके बिना युद्ध नहीं हो सकता, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आप देख ही रहे होंगे OS ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज आल्सो 10 मार्क्स। तो देखो 10 ये हो गया है, 18 ये हो गया है, 10 ये हो गया, तो टेक्निकल मुझे 38 का तो मुझे शुरुआत करना है, मुझे 15 30 मार्क्स का ये दिख रहा है, साथ में सर 68 हो गया। सर आप सही जा रहे हो सर, 68 पहुंच गया, लेकिन सर मैं गलती भी तो करूंगा। यस, मैं गलती भी करूंगा, इसीलिए मैंने कहा है ये पार्ट को अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद के सब्जेक्ट्स भी हम उठा सकते हैं। ओके, यू कैन सी दैट 9 मार्क्स का टीओसी भी आया है, उसके बाद आप टीओसी को वेटेज दे सकते हो। यू कैन फ्लो लाइक दिस कि हमारे पास जो सबसे हाईएस्ट वेटेज का है उसको कह लो। बचपन में याद करो, मम्मी स्कूल में जब स्कूल में भेजती थी एग्जाम देने के लिए, तो मम्मी या पापा क्या कहते थे कि बेटा जो सबसे पहले आए वो पहले अटेम्प्ट करना। इसका मतलब आपको अगर इनमें से जो सब्जेक्ट्स पहले से प्रिपेयर है उसको डेफिनेटली मान के चलो कि दैट इज अ फर्स्ट प्रायोरिटी। उसके बाद अगर आप जीरो से स्टार्ट करो, यानी कि 2020 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या 21 के लिए जो बच्चों ने शुरुआत नहीं की है, यू कैन स्टार्ट विद दिस सब्जेक्ट जो हाईलाइटेड है। उसके बाद उसको हम कह सकते हैं हमारा सबसे फेवरेट हो चुका है, हम उसको शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलो आइए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा ओवरव्यू हुआ 2020 के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन पे। अब दो चीजें होंगी, हो सकता है जो बच्चे 2020 दे चुके हैं एग्जाम, वो अपना ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सर मैंने ये ट्राई किया था। नेक्स्ट 2021 वाले बच्चे हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको लगता है जो सब्जेक्ट्स कर चुके हैं, उनके लिए है कि वेरीफाई कर सकते हैं कि मेरे सब्जेक्ट से देखो ये क्वेश्चन आया था और मुझे ये आता है, अपने आप को प्राउड फील कर सकते हो कॉलर ऊपर करके। और 2022 के बच्चे वो अपने आप को ये प्लान कर सकते हैं कि अगर मैं गेट की प्रिपरेशन करता हूं तो मुझे ये सारे सब्जेक्ट के साथ साथ 20 का पेपर मेरे लिए कितना बड़ा बम गिर रहा है कि सिंपल गिर रहा है। तो आज हम सिर्फ कोर पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं, टेक्निकल पार्ट के अलावा कोई भी पेपर में यहाँ पे हम लोग मैथ्स एप्टीट्यूड हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज वी हैव अ टाइम लिमिट। ओके, चलो शुरू करते हैं। लेट मी शेयर द स्क्रीन। ओके, यस, okay, so let's start with the first part. Okay, I'm sorry for that about my introduction part, I forget, because my name is Amit Alani. You can see the screen share option. Okay, I think it is visible to all. Okay, yes. Now the first slide I will start, the first question is the CN subject. As you know, I start with the CN first because you can understand that कि ये मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट में चला जा चुका है। चलो पहला क्वेश्चन आप पढ़ते जाओ जब तक मैं थोड़ा सा बोर्ड को रफ करके आप लोग के लिए सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए आपके लिए मैं रेडी करता हूँ। क्वेश्चन को रीड करो। अगर आप लोग नोटबुक लेके बैठे हो तो आप नोटबुक से सॉल्व कर सकते हो। अगर आप लोगों को लगता है कि सर मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगा और बाद में अगर आपको सिर्फ सॉल्यूशन देखूंगा, वो भी देख सकता है। और जो बच्चा सोचता है कि सर ये वीडियो में बाद में देखना चाहता हूं आराम से, तो डेफिनेटली उसके लिए भी हमारी कमिटी मेंबर मैनेजमेंट इसको स्टोर वीडियो करके आपको लिंक यूट्यूब पे डाल दी जाएगी, तो आने वाले टाइम में स्टोर वीडियो भी आप देख सकते हो। नाउ चलिए शुरू करते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा, assume that you have made a request for a web page through your web browser to a web server। सबसे पहले समझते हैं ब्राउजर ने वेब सर्वर को क्वेश्चन को रिक्वेस्ट दिया है। इनिशियली ब्राउजर का जो कैशे था वो एम्प्टी था, ब्राउजर पे कुछ भी नहीं था, और यहाँ पे ब्राउजर इज कॉन्फ़िगर्ड विद सेंड HTTP सर्वर, सॉरी HTTP रिक्वेस्ट जनरेट करता है। और इस HTTP रिक्वेस्ट को जनरेट करने के लिए बोला गया है दैट इज अवर नॉन परसिस्टेंट मोड। यस, सबसे पहले दिमाग में आता है नॉन परसिस्टेंट मोड क्या है। पहला क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख दूंगा, जब स्क्रीन शेयर ऑफ करूंगा तो आपको ये सब दिख जाएगा। नॉन परसिस्टेंट मोड, यस, नॉन परसिस्टेंट मोड क्या होता है ये भी हम देखेंगे। सर इसके साथ में सर परसिस्टेंट मोड भी बताना। यस यस यस, बिल्कुल वो भी हम ले लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन बोलता था वेब पेज कंटेन द टेक्स्ट एंड द 5
स्मॉल इमेजेस। इसका मतलब क्वेश्चन ने क्या बोला है, एक टेक्स्ट है और दूसरा 5 इमेजेस बोला है। यस, 5 इमेजेस बोले हैं। यस, यू कैन सी दैट। तो मिनिमम नंबर ऑफ टीसीपी कनेक्शन रिक्वायर्ड टू डिफाइन टू डिस्प्ले द वेब पेज कंप्लीटली इन योर ब्राउजर। अगर आपको ब्राउजर पे कंप्लीटली आपको सब कंटेंट दिखना है तो कितनी टीसीपी को रिक्वेस्ट करना पड़ेगी। सो लेट मी स्टॉप द शेयर ऑफ द स्क्रीन। ओके, यस, नाउ कम बैक टू द बोर्ड। सो नाउ आपके सामने जो मैंने लिखा है, सबसे पहला पार्ट निकल गया था सर, नॉन परसिस्टेंट मोड आप बता रहे थे वो क्या होता है। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं नॉन परसिस्टेंट मोड क्या है यहाँ पे। दूसरा हमारे पास है परसिस्टेंट मोड क्या है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं यहाँ पे एक टेक्स्ट पार्ट है और ये 5 इमेजेस है। जब भी हमारे पास टीसीपी हमेशा रिक्वेस्ट करता है एचटीटीपी ब्राउजर के थ्रू, तो हर बार वन एट अ टाइम एक ही रिक्वेस्ट जाती है in the non-persistent mode. Yes, only one at a time, only one at a time. इसका मतलब सर एक ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट। तो जितनी भी ऑब्जेक्ट्स होगा उसके लिए एक बार रिक्वेस्ट भेजेगा और एक बार डिस्प्ले होगा। इसका मतलब टीसीपी को हर एक ऑब्जेक्ट के लिए एक कनेक्शन स्टैब्लिशमेंट करना पड़ेगा। सो इसके लिए बोलते हैं नॉन परसिस्टेंट। और अगर परसिस्टेंट बोला है तो उसका मतलब सब के सब ऑल एक साथ आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, नॉन परसिस्टेंट। काउंट कर लेते हैं कितने ऑब्जेक्ट, वन ऑब्जेक्ट बराबर वन कनेक्शन। कितने ऑब्जेक्ट है सर, ये एक में काउंट करेंगे क्या 5 इमेज? नहीं, 5 इमेज अलग अलग हो सकती है। मेरी 5 अलग अलग सेल्फीज है, मैं एक कभी नहीं कंसिडर करूंगा, हम सभी जानते हैं। नाउ 5 + 1 = 6। यस, तो टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हो गए? 6 ऑब्जेक्ट हो गए। 6 ऑब्जेक्ट के लिए कितने कनेक्शन? 6 कनेक्शन। तो सर आंसर क्या आएगा? यस, आंसर इज 6। लेट मी सी द आंसर्स। यू कैन सी दैट। Wait a second. Yes, now you can see the answers. Yes, answer is 6. Now total हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स है, उतने नंबर ऑफ हमारे पास कनेक्शन एस्टैब्लिश होंगे। दैट इज द आंसर इज 6। इट इज कम्स इन द 1 मार्क्स क्वेश्चन। देख रहा होगा, समझ में आ गया होगा, छोटी छोटी चीजों से ही आंसर निकल के आएंगे, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पे। Consider the following statement about the functionality of the IP based router। अगर आपसे पूछ रहा है आईपी बेस्ड राउटर है उसमें क्या क्या फंक्शनैलिटी हो सकती है, सो लेट मी टेल यू अबाउट द फंक्शनैलिटी पार्ट। लेकिन उससे पहले मैं उसके ऑप्शन पढ़ूंगा। ऑप्शन क्या बोलना चाहता है? द फर्स्ट पार्ट ऑप्शन इज राउटर डज नॉट मॉडिफाइड आईपी पैकेट ड्यूरिंग फॉरवर्डिंग। ओके, आईपी का पैकेट क्या बोलना चाह रहा है? नॉट मॉडिफाइड, यानी किसने बोला? फॉर्टिफाइड नहीं होगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है? इट इज नॉट नेसेसरी फॉर अ राउटर टू इंप्लीमेंट एनी राउटिंग प्रोटोकॉल। यहाँ पे नॉट नेसेसरी बोला है कि कोई भी इंप्लीमेंट नहीं करना है, कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल को इंप्लीमेंट नहीं करना है। नाउ द थर्ड पार्ट, a router should reassemble IP fragment if the MTU of the outgoing link is larger than the size of the incoming IP packet. Okay, so now according to this question पूछ रहा है which one of the option are the above are true. Okay, शुरुआत करते हैं। Next, let me stop the screen share. Yes, now ये तीसरा स्टेटमेंट था, ये पहला था, ये दूसरा था, तीसरा था। नाउ सबसे पहले समझते हैं आईपी पैकेट नॉट मॉडिफाइड ड्यूरिंग द पैकेट फॉरवर्डिंग। आईपी पैकेट कुछ पैकेट क्या होता है? मॉडिफाइड नहीं होता है, लेकिन उसके लिए सर मुझे आईपी का हेडर फॉर्मेट पढ़ना पड़ेगा तभी हमारे पास आएगा। यस और नो? यस, लेकिन आईपी हेडर का में एक ऐसा पार्ट है जो हर बार मॉडिफाइड होता है। कोई मुझे बताएगा उसका नाम क्या हो सकता है? यस, आई कैन सी दैट, टीटीएल, टाइम टू लिव। हर एक टाइम का लिव, यानी कि अगर पैकेट में अगर हमारा जब पैकेट ट्रैवल होता है एक सोर्स से डेस्टिनेशन, तो हर बार कुछ चीजें मॉडिफाइड होती है। उसमें से सबसे कॉमन चीज होती है वो होता है टीटीएल। चेकसम भी होता है सर। यस, इट इज चेकसम भी होता है सर मॉडिफाई करने के लिए। सर बहुत सारी चीजें और भी हो सकती है, लेकिन आपने टीटीएल को क्यों चुना? क्योंकि टीटीएल इज अ कॉमन थिंग जो हर बार मॉडिफाइड होगी। सर कैसे? जब फॉर एग्जांपल एक राउटर है, दूसरा राउटर है, तीसरा राउटर है, चौथा राउटर है, यहां से पैकेट चला। पैकेट का एक लाइफ होता है, उसको बोलते हैं टीटीएल। मैंने बोला इसका पैकेट का लाइफ होता है 10 सेकंड या 10 नैनो सेकंड तक माना,
और ये 10 सेकंड तक अगर नहीं पहुंचा वहां पे डेस्टिनेशन पे, तो क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो करना क्या मुझे, पैकेट जाएगा आगे, इस पे पहुंचेगा, क्या हो जाएगा 9, यस और नो, यस सर। ये आगे बढ़ेगा फिर होगा 8, यस और नो। नाउ 7 पे पहुंच गया, डिस्ट्रॉय होने से बच गया, इसका मतलब सर ये तो क्लॉक साइकिल की तरह काम करेगा, फिर तो डेफिनेटली मॉडिफाइड होगा, यस इट इज मॉडिफाइड, तो डेफिनेटली नॉट मॉडिफाई बोला उसने, राइट। आगे बढ़ते हैं, अगला बढ़ते हैं, नॉट नेसेसरी राउटिंग प्रोटोकॉल। इट इज ट्रू, हम अगर राउटिंग प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट करें या नहीं करें, इट इज ओके, नॉट अ इश्यू, इट इज नॉट नेसेसरी। पहली चीज सुनना, इट इज नॉट नेसेसरी। हमारा रीजन क्या होता है, राउटिंग प्रोटोकॉल हम तभी करते हैं जब हमें शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना होता है, बट इट इज नॉट क्लियरली मेंशन दैट इट इज नेसेसरी, इट इज अ ऑप्शनल पार्ट, यू कैन यूज इट, बट नॉर्मली वो करना ही पड़ता है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। द थर्ड ऑप्शन, लेट मी चेक व्हाट इज द थर्ड ऑप्शन। The third option is the router should reassemble IP fragment, okay, IP fragment if the MTU of the outgoing link is larger than the size of incoming packet. Yes, राउटर के पास जो भी आईपी फ्रेगमेंट होगा, आईपी फ्रेगमेंट मतलब जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट होते हैं, इफ द MTU ऑफ द आउटगोइंग लिंक जो आ रहे हैं, इट शुड बी लार्जर देन द साइज ऑफ द इनकमिंग पैकेट। क्या लगता है, ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा? Yes, according to the option, only true is the right answer. Definitely, the reason behind is, इसको समझो, तो थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है वो कभी भी श्योर नहीं हो सकता है। द रीजन बिहाइंड इज, इसने बोला लार्जर द साइज ऑफ आईपी इनकमिंग पैकेट, कभी भी साइज इनकमिंग पैकेट लार्जर हम नहीं कंसीडर कर सकते हैं, किसी भी फ्रेगमेंट में होगा उसको एक्सेप्ट करेगा। अब सर ये फ्रेगमेंटेशन क्या है, ये वही है ना जो बड़े से पैकेट को हम छोटे छोटे पार्ट में नेटवर्क में जाता है, इसका मतलब कभी भी साइज हम डिफाइन नहीं कर सकते। इट इज ट्रू, यस। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पार्ट। यस, द थर्ड क्वेश्चन इज द आईपी एड्रेस क्वेश्चन। मैं आपको अभी लाइव सेशन में गारंटीड कर रहा हूं, अगर आपने सीएन में अगर ये टॉपिक पढ़ रहे हो, आईपी एड्रेस हर साल आता ही आता है। इतिहास के पन्ने देख लो, आईपी एड्रेस नहीं आएगा तो जो हमारा फ्रेगमेंटेशन का क्वेश्चन होते हैं उन दोनों में से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। मैं हर बैच में हर बच्चे को गारंटीड बोलता हूं और ये भी कहता हूं, नहीं आया ना मुझे फोन करके जरूर बताना। दोनों में से एक भाई जरूर आता है, पता नहीं क्यों हर साल से आता है, दोनों भाई हैं, या तो ये आएगा या तो ये क्वेश्चन आएगा। इस साल आईपी एड्रेस का क्वेश्चन आ गया है, आओ देखते हैं, सॉल्व करते हैं। सर ये क्वेश्चन बड़ा बड़ा लग रहा है और डरावना सा लग रहा है, तो डरने की बात है क्या? नहीं, हम वैसे भी कोरोना से डर रहे हैं, तो हम क्वेश्चन से क्यों डरेंगे? हम ऑब्वियसली बात है वन एट अ टाइम में एक ही चीज से डर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन मेरे सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन है 2020 का। मेरे सामने दिख रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आईपी एड्रेस असाइन करना है 1500 कंप्यूटर्स को। इसका मतलब 1500 कंप्यूटर्स को आईपी एड्रेस असाइन करना है। यस, the organization has approaches an internet service provider, that is called ISP, for this task. Okay, now the ISP uses CIDR. Sir ये classless की बात हो रही है sir? Yes, it is a classless domain inter-domain routing. Yes, so now serve the request from the available IP address space, which is 202.61.0.0/17. Yes, the ISP want to assign an address space to the organization which is minimum number of routing entries. The ISP routers using a router aggregation, which of the following address space are potentially candidate from which ISP can allot any one of the organization. सर ये तो बहुत डरावना था, बड़ा भी था। अभी से हम डरने वाले नहीं हैं, जब तक इसको क्वेश्चन को नहीं समझेंगे हम डरने वाले नहीं हैं। सो लेट मी राइट द ऑप्शन, क्या क्या देके रखा है। सॉरी, सबसे पहले आईपी कौन सा देके रखा है? 202.16, यस नॉट 61, इट इज 61.84.0/21, and the second one is a 202.61.104.0/21, and the third one is 202.61.64.0/21. कुछ बच्चे आईपी एड्रेस के क्वेश्चन नोटबुक में सॉल्व कर रहे होंगे, मैं समझ पा रहा हूं उन लोगों को, उनमें क्वेश्चन सॉल्व करने की एक्साइटमेंट दिख रही है, मैं अंदर ही मन में समझ रहा हूं। राइस, चलो शुरुआत करते हैं। स्क्रीन शेयर को मैं ऑफ कर देता हूं बिकॉज मेरे पास दो डिवाइसेस हैं जिसकी वजह से मैं दोनों को मर्ज करके आपके सामने थोड़ा सा
इंटरेक्टिव सेशन बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। मेरे सामने बोर्ड पे वैल्यूज लिख दिए मैंने। सो लेट मी स्टार्ट सॉल्यूशन। सो सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन ने क्या बोला है, मुझे 1500 कंप्यूटर असाइन करना है। यस, 1500 कंप्यूटर असाइन करना है। डेफिनेटली क्या कर सकते हैं, 1500 कंप्यूटर। तो सर ऐसा कभी वैल्यू होता ही नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता? बिकॉज हमेशा क्या होगा, पावर ऑफ 2 होना चाहिए। सर होगा तो 2 रेज़ टू पावर ऑफ 10 विच इज 1024 होगा, या 2 रेज़ टू पावर ऑफ 11 विच इज 2048 होगा। सर ये किस में आएगा बताओ सर? ये डेफिनेटली इस वाले पार्ट में आएगा, क्योंकि ये इसमें मैक्सिमम आ सकता है। इसका मतलब सर हमारे पास 1500 कंप्यूटर को असाइन कर, तो हम उसको ज्यादा देंगे? यस, डेफिनेटली थोड़ा सा बच जाता है। अगर यूज नहीं कर सकते हैं तो उसको वेस्ट नहीं कंसीडर कर सकते, उसके बाद छोटा करेंगे तो इसमें मैच नहीं होगा। तो सर आप ये कहना चाहते हो 2 रेज़ टू पावर ऑफ 11 विच इज 2048 है, तो ये मतलब इतने हमारे होस्ट पार्ट होना चाहिए। सर ये होस्ट पार्ट क्या होता है? तो सबसे पहले समझते हैं, जो 17 देके रखा है, इट इज कॉल्ड एज अ नेटवर्क आईडी पार्ट। यस, क्लासलेस में ये हमारा मास्क यूज करने में हेल्प होता है। मास्क क्या होता है हम सभी जानते हैं, जो नेट आईडी पार्ट डिफाइन करता है। सर ये सबनेट मास्क ये बोल रहे हो क्या, जो क्लास ए का होता है डिफॉल्ट 255.0.0.0, क्लास बी का होता था 255.255.0.0। यस, डेफिनेटली यही मास्क की बात कर रहे हैं। तो सर यहाँ पे हम क्लासलेस है, तो नेट आईडी कैसे निकालेंगे? डेफिनेटली आई कैन राइट 255 कैसे, 8 ऑक्टेट, दैट इज 8 ऑक्टेट 16। देखो ध्यान से, एक और आ जाएगा विच इज 1। बाकी सारे के सारे क्या हो जाएंगे, जीरो पार्ट। यस, बाकी सारे के सारे क्या हो जाएंगे, जीरो पार्ट आ जाएंगे। यस, दैट इज अवर 17 को मैंने एक्सपांड कर दिया है। विजिबल है सभी को? नाउ आगे बढ़ते हैं, पिक्चर अभी बाकी है। क्वेश्चन बोल रहा है कि मुझे 1500 कंप्यूटर असाइन करना है। यस, इसका मतलब पावर कितनी देना है, 2 रेज़ टू पावर ऑफ 11 देना है। तो 11 कौन सी होंगे, कंप्यूटर मतलब होस्ट होता है। तो हमेशा याद रखना, ये सारा के पारा जो पार्ट होता है दैट इज अवर नेट आईडी पार्ट, और रिमेनिंग जो होता है जीरो वाला, इट इज अवर होस्ट आईडी पार्ट। अकॉर्डिंग टू द 0 1 में से मुझे 11 बिट कंसीडर करना है, जो डेफिनेटली होस्ट आईडी पार्ट होना चाहिए। तो डेफिनेटली मैं पीछे से जाऊंगा, 8 9 10 11, ये सारे के सारे बिट क्या होना चाहिए, दैट इज अवर फिक्स, ये जीरो ही होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस। तो ये मेरे क्या हो जाएंगे, फिक्स, देयर इज नो चेंजेस हियर। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस मेरा ये वाला पार्ट भी फिक्स है। देखो यहाँ पे नेट आईडी, दैट इज अवर होस्ट आईडी। आई कैन राइट हियर दैट इज अ होस्ट आईडी पार्ट, बिकॉज ये वाले जीरो कहलाते हैं होस्ट आईडी पार्ट, और इसको कहते हैं नेट आईडी पार्ट। राइट, नाउ आगे बढ़ते हैं। नेट आईडी पार्ट न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, बिलीव मी, लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन उससे कम टाइम में हो जाते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा होस्ट आईडी पार्ट हो गया, नेट आईडी पार्ट हो गया है। ये वाले हमेशा वेरिएबल आएंगे। लेट मी चेक, हमारे पास 4 ऑप्शन देके रखे हैं, इन चारों को हम लोग एक्सपांड करेंगे बाइनरी में और चेक करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला निकल के आता है 202.61 which is no changes here। 84 को कन्वर्जन करना है मुझे। व्हाट इज 84 वैल्यू? नाउ 84 का कन्वर्जन आप कर सकते हो, उसके बाद मुझे 104 का कन्वर्जन करोगे, 64 का करोगे, एंड 144 का कन्वर्जन करोगे। लेट मी स्टार्ट। हम बचपन से कन्वर्जन कर रहे हैं बाय 2, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं बाय 2 करके नहीं करना। अब नॉर्मल 1 2 का 4 करके कर सकते हो, 124 64 32 and the remaining is a 16 8 4 2 1। कुछ बच्चे नोटबुक में अभी तक सॉल्व कर चुके हैं, I can imagine that। ओके, तो पहला वाला 0 आएगा, that is 60, बचा 20, यानी कि एक ही आया, बाकी सारे के सारे क्या हो जाएंगे, जीरो पार्ट। लेट मी राइट हियर that this part is 0, okay, 0 1 0 1 0, okay, 100। अच्छा, बाकी सब पीछे क्या आएंगे, all are 8 times 0, you can see that। So that is the first one। Now the second one about the 104, let me write here। 104 के लिए क्या आएगा, पहला वाला 0, second वाला 1, थर्ड वाला 1 which is 96, you can see that। 96 के बाद बच्चे 8 और चाहिए, 0 1, बाकी सारे के सारे 0। So now 202.61.104 को मैंने एक्सपांड किया, which is 0 1 1 0 1 ट्रिपल 0, बाकी 8 टाइम 0 0 0। नाउ चलो, एज यूजुअल मैं जो फ्लो में नीचे जा रहा हूँ लाइन बना बना के वैसे ही जाऊंगा, आंसर जल्दी आ जाएगा। नाउ द थर्ड वन, इससे मैं एक्सपेंशन कर रहा हूँ, दिख रहा सभी को, सिर्फ बाइनरी कन्वर्जन कर रहा हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। 0 1 0 0 0 0 0 0 एंड 8 टाइम 0। किसी का एक 0 कम पड़ जाए तो प्लीज अपने नोटबुक पे लगा लेना।
Now the fourth part is 202.64 dot, and the last part, where is the last part? Let me rub this area. Where is the last part? 144. yes, 164 हो गया है, 144, that is 1. कितना बचेगा? इसमें बचा है 14 and 2, this is 16, यानी कि 001. ओके, चलो, तो पहला आया 1, दूसरा आया 00, तीसरा आया 1, बाकी सारे के सारे हो गए 0. चलो, खेल खत्म हो चुका है. आगे आता है आंसर निकालने की बारी. सर आंसर अभी कैसे आया, आप कैसे निकाल सकते हो? मैंने कहा था जो दिया है उसको बॉक्स बना दो. अकॉर्डिंग टू दिस, मेरे सामने ये पता था, दैट इज नेट आईडी विच इज फिक्स्ड. ये फिक्स्ड होना चाहिए, ये फिक्स होना चाहिए, बस खेल खत्म हो जाएगा. सर आपने देखा यहाँ पे 1 आ गया, तो ये आंसर नहीं होगा. यस, इट इज ट्रू. सर इसमें भी 1 यहाँ आ गया, इट इज ट्रू. ये बोथ आंसर वैलिड नहीं होंगे. सर क्यों नहीं वैलिड होंगे सर? क्योंकि हमने पूछा था उस नेटवर्क में ये जो 1500 होस्ट असाइन करेंगे उसका हमें नेटवर्क आईडी चाहिए था. तो ये वाली बिट से मुझे नेटवर्क आईडी मिल सकता है. इसको हम चाहो तो सबनेट बिट भी बोल सकते हैं, राइट? लेकिन सर ये क्या हो गया, 1 क्यों आया यहाँ पे? ये बताना चाहता है कि ये चाइना का है और बाकी 3 इंडिया के हैं, राइट? ये चाइना का है, ये 3 इंडिया के हैं, तो डेफिनेटली आउट ऑफ ऑर्डर तो हम लेते भी नहीं बाहर के लोगों को अभी आज की डेट में, राइट? हम इंडिया वालों को प्रेफरेंस देते हैं, राइट? अकॉर्डिंग टू मोदी जो बोल रहा था लोकल को सपोर्ट करो, ये हमारे इंडिया वाले लोकल है, मैं बाहर वाले को सपोर्ट नहीं कर रहा. ना सर ये कैसे हो गया? ये बेसिकली क्या हुआ, हम मुंबई की बात कर रहे थे, दूसरा शहर आ गया यहाँ पे, राइट? तो उसको ऑब्वियसली बात है मुझे इस नेटवर्क से निकालना पड़ेगा. तो सेकंड और थर्ड वाला वैलिड होगा. So let me see the answer. जिसने बोर्ड पे नहीं लिखा है वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. So let me share the screen share option. Okay. Yes, you can see that answer is C, which is second and third. Okay. So definitely हमारा second और third is a right answer. Okay, चलो आगे बढ़ते हैं. स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं. सर हम सारे क्वेश्चन करने वाले क्या? ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो आपको लगता है डरावने हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल करके बोर्ड पे बता दूंगा. बाकी जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होंगे जो मैं आपको डायरेक्टली आपको पीपीटी से सॉल्व करा सकता हूं. Let me see. The next question is 2020 में पूछा गया है. Consider a TCP connection between the client and the server with the following specification. The round robin 6 millisecond. सर ये क्वेश्चन कौन सा CN का टॉपिक का कौन सा है? ये comes in the transport layer. ये क्वेश्चन था प्रीवियस वाला नेटवर्क लेयर में था, ये हमारा है ट्रांसपोर्ट लेयर का. ओके, सो नाउ आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन ने पूछा है इसके बारे में कि राउंड ट्रिप टाइम देके रखा है किसी टीसीपी कनेक्शन में क्लाइंट और सर्वर के बीच में विच इज 6 मिलीसेकंड. सर राउंड ट्रिप का मतलब क्या होता है? जाना और आने का टाइम, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल हमें फ्लाइट पकड़ते तो वहां पे राउंड ट्रिप आता है, तो यहाँ पे वही चीज है, जाने और आने का टाइम विच इज 6 मिलीसेकंड. The size of the receiver advertisement window is 50 KB. Okay, and the start of the slow start threshold at client is 32 KB, and the remaining part is the maximum segment size is 2 KB. The connection establishment at the T0, assume that there is no timeout error during there is no error in the during transmission, and then the size of the congestion window at the time T plus 60 millisecond after the acknowledgement processes is. Now let me solve this question. काफी सिंपल है. पहले मैं इसमें वैल्यू लिख देता हूं जो आपके सामने दिया हुआ है. रिसीवर विंडो साइज देके रखा है 50 KB दिख रहा है क्वेश्चन में मुझे. दूसरा दिख रहा है थ्रेशोल्ड एक जगह मिल रहा है विच इज 32 KB दिख रहा है, और यहाँ पे जो सेगमेंट का MSS देके रखा है विच इज 2 KB दिख रहा है. चलो शुरू करते हैं. इसको मैं स्टॉप कर देता हूं ताकि आपको बोर्ड विजिबल हो सके. चलो देखते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन का बेसिक पार्ट देख रखा है. क्लाइंट है, सॉरी इट इज क्लाइंट है और एक सर्वर है, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है. राउंड ट्रिप टाइम देके रखा है. राउंड ट्रिप टाइम जितना देके रखा था आई थिंक दैट इज आई विल चेक अबाउट दी व्हेन यू फिनिश द पार्ट. ओके, सो नाउ सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. MSS देके रखा है 2 KB, तो सबसे पहले 2 MSS का एक सेगमेंट भेजेगा. ये हम सेगमेंट की बात कर रहे हैं बिकॉज हमेशा सेगमेंट भेजा जाता है. जिन लोगों ने टॉपिक नहीं पढ़ा है वो प्रिपेयर करके इसको दोबारा से देखेंगे तो शायद आपको सीधे बेस पता चल पाएगी. 2 सेगमेंट भेजे हैं बैक टू. उसके बाद क्या आ गया? उसका एक्नॉलेजमेंट आ गया विच इज अब क्या भेजेगा? 4 भेजेगा. 4 का एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा. अच्छा ये कौन सा है? स्लो स्टार्ट फेज. उसने क्वेश्चन ने क्या बोला था? स्लो स्टार्ट फेज करेंगे और उसका थ्रेशोल्ड कितना है? 34 KB. यानी थ्रेशोल्ड के बाद हमेशा कंजेशन अवॉइडेंस फेज चालू हो जाता है. नाउ 4 का एक्नॉलेजमेंट आ गया, 8 जाएगा, 8 का एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा, 16 जाएगा, 16 का एक्नॉलेजमेंट आएगा, 32 जाएगा, 32 का एक्नॉलेजमेंट आएगा. सो नाउ वी कैन सी दैट 32 इज योर थ्रेशोल्ड वैल्यू. इसके बाद
ये क्या होता है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है, ये कंजेशन अवॉइडेंस क्या होगा, इंक्रीजेस +2 साइज से इंक्रीज होगा। सो नाउ अगला मेरी बारी आती है, दैट इज 34। मुझे कहां तक जाना, देखो ध्यान से, मुझे 50 kb तक जाना है। ओके, नाउ 50 kb से पहले 36, नेक्स्ट आएगा 38, नेक्स्ट आएगा 40, 42, 44, नेक्स्ट 46 एंड सो ऑन। उसके बाद मुझे 50 तक चला जाऊंगा, मेरे को यहां तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ आई कैन सी दैट, मेरे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया था, सबसे कॉमनली चीज पूछी गई थी क्वेश्चन में कि इसमें जो वैल्यू पूछी गई थी वो कहां तक पूछी गई। लेट मी सी द वैल्यू इज हियर। सो वैल्यू इज हियर t इक्वल्स टू t प्लस 60 नैनोसेकंड। ओके, और राउंड ट्रिप देके रखा था, व्हाट इज अ राउंड ट्रिप, दैट इज 6 मिली सेकंड पे जो टाइम लग रहा था, राउंड ट्रिप टाइम देके रखा था। ओके, नाउ चलो वापस आगे आप लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन के पार्ट पे। नाउ यू कैन सी दैट अब मुझे क्या देके रखा है, इसका जो राउंड ट्रिप देके रखा है एक का, विच इज 6, लेकिन आपसे पूछ रहा है टी मतलब 0 से जो स्टार्ट किया, t इक्वल टू 0 से चालू किया था मैंने यहाँ पे। तो आपसे ये पूछ रहा है 60 नैनोसेकंड में कितना होगा, यानी कि 10 राउंड ट्रिप टाइम के बाद कितनी कंजेशन की वैल्यू होगी, 10 राउंड ट्रिप टाइम के बाद कितनी वैल्यू कंजेशन की होगी। सो लेट मी काउंट हियर, द वैल्यू इज हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 देखो खत्म हुआ यहाँ पे, दैट इज 42 का था, उसने बोला आफ्टर 10 के बाद, विच इज 44। सो आंसर इज नथिंग बट 44। देखो काउंट करो, 10 तक आ गए थे, इसने बोला था 6 मिली सेकेंड, जो लग रहा है एक राउंड ट्रिप टाइम में लग रहा है, तो आपसे पूछा है 60 नैनो सेकेंड पे, सॉरी दैट इज नैनो सेकेंड। ओके, तो 60 नैनो सेकेंड पे कितना होगा, तो दैट इज मल्टीप्लाई बाय 10 राउंड ट्रिप टाइप कर लो, तो उतना आना चाहिए 60 के लिए। तो डेफिनेटली उसका जो पूछा गया है कंजेशन विंडो कितना होगा, सो दैट इज 44। ओके, सो नाउ लेट मी चेक द आंसर हियर। Yes, 44. Yes, it is right. Now we'll move on to the next part. The next question is DL. Okay, अभी तक हमने CN के क्वेश्चन लिए, हम DL के क्वेश्चन लेने वाले हैं। Okay, so let me rub this question, rub this area. सर इसका मतलब CN सिंपल लग रहा है, ऑब्वियस सी बात है, CN सिंपल होता है, सारे सब्जेक्ट सिंपल होते हैं, अगर आपने प्रिपरेशन किया है तो सारे सब्जेक्ट्स आपको सिंपल भी लगेंगे। चलो लेट मी ड्रॉ दिस वैल्यू हियर, दैट इज A, it is B, okay, so now that is C, next it is a AND operator and it is OR operator, okay, and that is our final value Z. Okay, now आपसे पूछा जा रहा है मीन टर्म क्या होगा, what is mean term? Okay, so let me stop this area. Yes, now what is mean term? Now you can see that ये ABC को ही सबसे कॉमनली डीएल का बेसिक सर्किट होता है, जो आपने बचपन पढ़ा होगा। सर ये तो हमें आता है, हम पहले से करते आ रहे हैं, लेकिन सर मीन टर्म क्या होता है? मीन टर्म के मैप के अंदर यूज किया जाता है, जब आपने के मैप पढ़ोगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। के मैप के अंदर मीन टर्म होता है जो सम ऑफ प्रोडक्ट जो बेसिकली हम कंसीडर करते हैं। सो नाउ लेट मी सॉल्व दिस एरिया। सबसे पहले बी को करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, तो फर्स्ट पार्ट इज द, ये क्या बनेगा हमारे पास, इसका पास ए आएगा यहाँ पे, ये बी बार हो जाएगा, सी, दोनों का एंड ऑपरेटर करेंगे तो क्या आएगा, बी बार सी। यस, इन दोनों का एडिशन करेंगे बिकॉज ये क्या है, और ऑपरेटर है, तो क्या बनेगा फाइनल z इक्वल्स टू a प्लस बी बार सी। सो दैट इज अवर फाइनल आंसर। लेकिन हमारे पास वैल्यू मीन टर्म में जो पूछी गई थी वो 1 2 3 4 वैल्यू पूछी, वो क्या है, लेट मी राइट हियर। सबसे पहले हम के मैप की बात करते हैं। जब भी के मैप फाइंड करना हो 3 वेरिएबल्स के लिए, उसके लिए ये बेसिक तरीका होता है, राइट, वेरिएबल्स के लिए। तो दैट इज अवर फर्स्ट ऑक्टेट, सेकंड ऑक्टेट, थर्ड ऑक्टेट। टोटल हमारे पास 8 ऑक्टेट आते हैं, व्हिच इज कॉल्ड एज 0 1 2 3 4 5 6 7। यस, नाउ we'll move on to the next part, which is ये हमारा आ जाएगा a बार a, नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पे b बार c, b c बार b c, नेक्स्ट इज सॉरी b बार c बार b c बार, सॉरी b बार c b c एंड b c बार। ओके, सो नाउ ये हमारे पास ऑक्टेट बन चुका है। उठा के हम क्या करेंगे, a
ए वाले पार्ट जो होगा वो सारी की सारी हम कंसीडर करेंगे 1। ए कब आएगा? जब हमारे पास सारे के सारे वैल्यू 1 हो जाएंगे, ये सारे के सारे वैल्यू 1 होंगे, ये सब खत्म हो जाएंगे एडिशन करने के बाद, तो क्या बचेगा? ए बचेगा। सो नाउ ए के लिए मैंने 4 बार 1 लगा दी सब जगह पे, इन सारी पोजीशन में। वी वांट द पोजीशन। नेक्स्ट बी बार सी, बी बार सी कौन सा पोजीशन बन रहा है? ये वाला बन रहा है, राइट? तो नाउ जब मेरे पास ये पोजीशन बन चुकी है तो हम क्या करते हैं, हमेशा ये जितने भी ऑक्टेट होते हैं हम उसको हमेशा ऑक्टेट हम इसको समराइज करते हैं। तो हमेशा क्या बनेगा? ये 4 वाला बनेगा, राइट? ये 2 वाला बनेगा, राइट? ये सिंपल सा तरीका होता है, इसके बेसिस में ये आंसर आता है। मैं रिवर्स प्रोसेस जा रहा हूं, ये हमारा फॉरवर्ड प्रोसेस होता है। नाउ द फाइनल कंक्लूजन इज वी हैड टू फाइंड द वैल्यू समेशन ऑफ m इक्वल्स टू व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस 1 1 4th, मैं पोजीशन लिख रहा हूं 5 6 and 7. So these are the final answer. जो भी हमारा 1-1 पार्ट आया है वही हमारा आंसर आएगा. So let me check the answer. Okay, you can see that. Yes, we have an option 1 4 5 6 7. So answer C is the right answer. Yes, it is true. Answer C is the right answer. चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अगला क्वेश्चन भी डीएल का क्वेश्चन दिखा है यहाँ पे. अ मल्टीप्लेक्सर इज प्लेस्ड बिटवीन अ ग्रुप ऑफ 32 रजिस्टर एंड accumulator to regulate data movement such that at given point in the time the content only one register will move to the accumulator. Okay, that is fine. The minimum number of select line needed for the multiplexer. अभी सोचना समझ में क्वेश्चन में, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है 1 मार्क्स का. कैसे पूछ रहा है? यहाँ पे सिंपली ये पूछा गया है कि आपके सामने जो 32 रजिस्टर्स हैं उसके लिए कितनी सिलेक्ट लाइन रिक्वायर्ड होगी अगर आप मल्टीप्लेक्सर यूज करते हैं. तो सभी को पता है 32 हमारे पास रजिस्टर की बात होती है. सो वी रिक्वायर 2 raised to the power of 5. सो डेफिनेटली मुझे 5 इनपुट लाइन की रिक्वायर पड़ेगी. इसके हिसाब से उसके अलावा और कोई नहीं पूछा, बिकॉज जो कंटेंट होगा ओनली वन रजिस्टर विल मूव टू द एक्यूमुलेटर. हर बार एक ही रजिस्टर मूव करेगा एक्यूमुलेटर में. सो आई गेस द आंसर विल बी 5. You can see that answer 5. Straightforward question. There is no any negative marking there. Yes. Now we'll move on to the next part. If there is a one more question. Okay, sorry, for the COA subjects. So now हमारे पास COA subject चालू हो चुका है. थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं कॉम्प्लेक्सिटी क्या क्या बढ़ सकती है, लेवल कैसा रहेगा देखते हैं. If there are m input lines are there, suppose कोई क्वेश्चन में देके रखा है and n output lines are there for a decoder that is used to uniquely address a byte addressable which is 1 KB RAM. हमारे सामने 1 KB RAM के लिए दिया हुआ है, उसमें पूछ रहा है कितनी इनपुट और कितनी आउटपुट लाइंस होंगी. तो सबसे पहले समझते हैं हमारे पास 1 KB को रिप्रेजेंट करने के लिए कितना आएगा, कोई बताएगा मुझे? 1 KB represent as a 2 raised to the power of 10. It is true or false? Yes, 2 raised to the power of 10. So now 2 raised to the power of 10 के लिए मेरे को ये पता है कि ये सारे के सारे लाइन क्या बनेगी? इनपुट लाइन. जो 10 बिट्स बनेंगे इनपुट लाइंस बनेंगी हमारी, जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था. 10 लाइन बनेगी हमारे लिए इनपुट लाइन. और डेफिनेटली इन 10 ये मल्टीप्लेक्सर की तरह यूज कर रहा है क्योंकि यहाँ पे हम लोग डिकोडर एनकोडर यूज कर रहे हैं. तो 10 के लिए डिकोडर डेफिनेटली 1 पड़ेगा, बिकॉज 10 raised to the power of 10 और 1 which is nothing but a, sorry, my mistake. Let me stop the screen sharing. Yes. Now you can see that total मेरे पास कितना दिख रहा है यहाँ पे? मेरे पास 1 KB का साइज दिख रहा था. Yes, 1 KB का साइज दिख रहा था. इस 1 KB के लिए मेरे को टोटल इसमें कितना वैल्यू होता है which is 1024. इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या हो सकता है? 2 raised to the power of 10. Yes or no? Now मेरे पास यहाँ पे ये पता है जितनी वैल्यू है 1 KB की, तो ये कितनी लाइंस बनाएगा? ये 1024 वैल्यू बनाएगा. 1024, that is 1024 वैल्यू बनाएगा, राइट? अब 1024 को ये बनता है हमारा इनकोडर और इसको बनाना पड़ेगा डिकोडर. तो डिकोडर हमेशा लाइंस रिप्रेजेंट करता है पावर ऑफ 2. इट इज कंसीडर्ड एज अ पावर ऑफ x या पावर ऑफ 2 जो भी. नाउ तो 2 raised to the power 10 1024 के लिए कितने बिट रिक्वायर्ड होगी? सो टोटल में पर लाइंस रिक्वायर पड़ेंगी 10. सो दैट इज 1024 प्लस 10 व्हिच इज नथिंग बट अ 1034. तो आंसर 1034 था. सो मैंने डायरेक्टली पहले 11 बोल दिया था बिकॉज़ को मैंने एक्सपांड नहीं किया था. ओके, सो नाउ यू कैन सी दैट. Yes, 1034. So directly अगर 124 को भी लिखोगे, 1 KB को लिखोगे, अगर यहाँ पे वैल्यू चेंज होता है तो हमेशा इसका आंसर भी वैल्यू के हिसाब से वेरी करेगा.
Now, one more question is a bigger question on the board. आप स्क्रीनशॉट पे देख सकते हो. जब भी क्वेश्चन बड़ा आए, घबराना नहीं है. क्वेश्चन से डर के देखना है, बोलना है तुम ज्यादा सिंपल हो, मैं ज्यादा डरावना हूं, क्वेश्चन मैं जल्दी सॉल्व करके दिखा सकता हूं. आओ देखते हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन दिख रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग डेटा पाथ डायग्राम. हमारे सामने एक बोर्ड पे स्क्रीन पे डायग्राम दिख रहा होगा, फ्लो दिख रहा होगा. यहाँ पे जब भी फ्लो को समझना है तो पहले सामने स्टेप भी देखे रखे हैं, विच इज 1 2 3 4 5. क्वेश्चन बहुत सिंपल है. क्वेश्चन में आपसे मैच द कॉलम नहीं पूछा है, आपसे सीक्वेंस ऑर्डर पूछा है कि हमारे सामने जो 5 स्टेप दिए हुए हैं अकॉर्डिंग टू डायग्राम, वो 5 स्टेप किस फ्लो में जाएगी, यानी कि कौन सा पहले एग्जीक्यूशन होगा, कौन सा बाद में होगा. सो लेट मी रीड फर्स्ट पार्ट, दैट इज r0 इक्वल्स टू r+1 r2. मुझे दोनों को एडिशन करना है. यू कैन सी दैट जब भी मुझे दोनों को एडिशन करना है तो सब, और साथ में यहाँ पे क्या होगा, प्रोग्राम काउंटर भी दिया है जो इंक्रीमेंट करेगा वैल्यू को. सो नाउ सबसे पहले हम उठाते हैं, सबसे पहला स्टेप क्या काम करेगा. कम ऑन, द फर्स्ट स्टेप व्हाट यू, क्या दिख रहा है आप लोग, सबसे पहले क्या दिखना चाहिए. सबसे पहले क्या करेगा, प्रोग्राम काउंटर में से सबसे पहले प्रोग्राम काउंटर में रखा हुआ एड्रेस को फेच करता है और मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के थ्रू फॉरवर्ड करता है. तो यहाँ पे मेरे को सबसे कॉमनली दिख रहा है प्रोग्राम काउंटर का थर्ड ऑप्शन. देखो विजिबल है सभी को, थर्ड ऑप्शन मेरे सामने दिख रहा है. थर्ड ऑप्शन सबसे पहले आएगा, राइट. प्रोग्राम काउंटर और मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के बीच में. नाउ आगे बढ़ते हैं, अगला जो निकल के आएगा मेरे सामने, तो मैं नेक्स्ट वाले किस पे ऑप्शन में जाऊंगा. ना अगर मेरे पास मेमोरी एड्रेस में जा चुका है, अब मैं नेक्स्ट जाऊंगा यहाँ पे मेमोरी को, मेमोरी डेटा रजिस्टर. यस, आई हैव अ ऑप्शन दैट इज मेमोरी डेटा रजिस्टर, क्योंकि मेरे पास जो डेटा होगा जो फेच किया एड्रेस से, मैं उसको डेटा में डालूंगा और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में वहां पे जाके यूज करेगा. अब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या होता है, जो हमारे करंट एग्जीक्यूशन फ्लो जो होते हैं उसमें कंसिडर करते हैं. यस, नाउ उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास, विच इज अगला क्या होगा, R1 की वैल्यू को उठाएगा, बिकॉज हमें एडिशन करना है R1 प्लस R2, तो R1 की वैल्यू को उठाएगा, टेम्परेरी में राइट कर देगा, राइट. उसके बाद R1 की वैल्यू को उठाने के बाद सो नेक्स्ट हमारे पास स्टेप आएगा, सो विच इज द R1 के पास R2 को एडिशन करेगा. सो वी हैव अ फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट R1 प्लस R2, फिर ALU ऑपरेशन परफॉर्म करेगी, यानी कि R1 में जाने के बाद हमने R2 को ALU किया, उसके बाद टेम्प नाम पे वैल्यू में डाल दिया, और लास्ट में हमारे पास आएगा फोर्थ वाला ऑप्शन. तो हमने क्या किया, नेक्स्ट फोर्थ वाले में जाके पुट कर दिया, यानी कि दैट इज हमने R0 R टेम्परेरी वैल्यू 2 के अंदर पोस्ट कर दिया. सो अकॉर्डिंग टू दिस आई गेस द फ्लो इज आंसर इज बी. यू कैन सी दैट थर्ड वाला पहले गया, फिर फिफ्थ वाला गया, फिर नेक्स्ट सेकंड वाला ऑप्शन गया, फिर फर्स्ट गया, फोर्थ गया. यू कैन सी दैट हमने एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म किया, उसके बाद ये आंसर हमारा निकल के आ गया. सो दैट इज वेरी सिंपल आंसर, इट इज 1 मार्क्स क्वेश्चन. ओके, यस डेफिनेटली बड़ा क्वेश्चन दिखता है तो 1 मार्क्स आ सकता है. यस, नाउ the next part is a consider the following statement, daisy chaining. Okay, ये भी CO का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाइज है, थ्योरेटिकल पार्ट है. सो लेट मी चेक. सबसे पहले क्या निकल के आता है, daisy chaining is used to assign priorities in attending the interrupts. एक daisy chaining एक क्या होता है, एक इंटरप्ट होता है जिसकी हेल्प से हम प्रायोरिटी असाइन कर सकते हैं. दैट इज स्टेटमेंट इज ट्रू. ओके, दूसरा आता है when a device rises a vector interrupt, the CPU does polling to identify the source of the interrupt. तो पहली चीज, जब भी पोलिंग होता है वो हमेशा नॉन वेक्टर इंटरप्ट में होता है. ये सारा स्टार बना के लिख लो चाहो तो पॉइंट, कि नॉन वेक्टर इंटरप्ट में होता है, ये बेसिकली बोला गया वेक्टर इंटरप्ट में होता है. सो ये कभी भी ये वैलिड नहीं हो सकता. थर्ड वन इज in polling the CPU periodically check the status bit to know if any devices needs attention. Definitely सीपीयू हमेशा चेक करता है स्टेटस बिट्स की बेसिस पे कि किसी को अटेंशन चाहिए क्या, किसी को इंटरप्ट चाहिए क्या. फॉर एग्जांपल मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, कोई मुझे बार बार नॉक कर रहा है, तो मैं बार बार चेक करूंगा किसी को कोई इंपॉर्टेंट तो नहीं है. नाउ द लास्ट वन इज ड्यूरिंग डीएमए बोथ सीपीयू एंड द डीएमए कंट्रोल कैन बी बस मास्टर एट द सेम टाइम. नो, हमेशा डीएमए और सीपीयू दोनों एक साथ कंट्रोल सॉरी दोनों एक साथ मास्टर नहीं बनते हैं, कोई एक इसमें रहता है. डीएमए कंट्रोलर सबसे ज्यादा काम करता है. सो आई गेस देयर इज अ 2 ऑप्शंस आर राइट, 2 ऑप्शंस आर रॉन्ग. तो पहला और थर्ड हमारा सबसे सही निकला. यस, नाउ ये सारे के सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाते हैं. अगला हम लोग जाते हैं, ये थोड़ा न्यूमेरिकल पार्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा बोर्ड पे. सो क्वेश्चन देखते हैं. अ प्रोसेसर हैज 64 रजिस्टर यूजेस 16 बिट इंस्ट्रक्शन. ओके, 64 register and the 16-bit instruction. Okay, so let me rub this area. Okay, सबसे पहले क्या देखे रखा है, प्रोसेसर का देखे रखा है, 64 रजिस्टर का देखे रखा है. यस, इट इज देयर.
और 16 बिट्स इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है, 16 बिट इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है, इसका मतलब 2 रेज़ टू पावर ऑफ 16 बिट लगेगा इसमें। यस, it has two type of instruction, one is a I type, yes, one is a I type and second is a R type instruction, it is there definitely। पहले वाले में देख के रखा है it is opcode है, दूसरा क्या दिख रहा है यहाँ पे रजिस्टर है, और तीसरा 4 बिट, is it true? yes, 4 बिट इमीडिएट वैल्यू देके रखा है, 4 बिट इमीडिएट वैल्यू देके रखा है। so we have a 3 part in the format। सेकंड थिंग, आर के लिए देके रखा है वी हैव अ ऑपकोड, जो हमें पता नहीं है, ये मुझे ऑपकोड क्वेश्चन मार्क है। देखो मैंने हिंट देके रखा है गिवन क्वेश्चन में, ऑपकोड रजिस्टर 4 बिट इमीडिएट, और आर टाइप में देखा है ऑपकोड दैट इज एक्स वैल्यू कंसीडर किया, जो मुझे एक्स की वैल्यू ही फाइंड करना है। मैंने क्वेश्चन को सिंपलीफाई करने के लिए नीचे गिवन या हिंट लिखूंगा आपको स्लाइड में, तो आपको दिख सके, ताकि वो पता चल सके कैसे क्वेश्चन को शुरुआत करनी है, कैसे शुरुआत नहीं करनी है। ओके, let me stop the sharing। okay, if there is a 8 distinct, okay, so let me write the value 8, which is 64 to the power of 6 and to the power of 4, here to the power of 6, to the power of 6। okay, now let me stop the screen sharing। yes, you can see that on the board there is a two type of instruction, one is the I type and second is the R type। और हमारे पास जो टोटल देके रखा है which is 16 bit long instruction, so total takes 2 to the power of 16 instruction size। so now you can see that opcode यानी कि 8 डिस्टिंक्ट हमारे पास ऑपरेशन है, रजिस्टर 2 to the power of 6 है, 4 बिट इमीडिएट देके रखा है which is 2 to the power of 4, तो डेफिनेटली ये मुझे वैल्यू x फाइंड करना है, और R1 देके रखा है 2 to the power of 6, R2 to the power of 6, बिकॉज़ रजिस्टर का बाय डिफॉल्ट 64 रजिस्टर गिवन था। चलो आगे बढ़ते हैं, खेल खत्म करते हैं। सबसे पहले खेल कैसे खत्म होगा सर, अभी तो शुरू किया है। सो लेट मी कंप्लीट आई टाइप इंस्ट्रक्शन। आई टाइप की वैल्यू को मैं एक जगह लिख देता हूं। व्हाट इज आई टाइप वैल्यू? हियर 8 into 2 raised to the power of 6 into 2 raised to the power of 4, here x into 2 raised to the power of 6 into, let me write x here, x into 2 raised to the power of 6 into 2 raised to the power of 6। so what is the value here? so let me solve। ये कितना आ जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूं 2 raised to the power 3, so 6 plus 4 that is 10, 10 plus 3 that is 13, 2 raised to the power 13 is the first part I type। R type कितना आएगा सर, x तो वेरिएबल है, उसको भी लेना पड़ेगा। yes, it is 2 raised to the power 12, it is there। yes, तो डेफिनेटली टोटल इंस्ट्रक्शन कितना देके रखा था 2 raised to the power 16, तो कितना आएगा I type, yes, plus R type इक्वल टू 2 raised to the power 16। बस खेल खत्म हो गया, दोनों को सॉल्व कर दो। आई टाइप कितना देके रखा है 2 raised to the power 13, यस, प्लस 2x into, सॉरी, x into 2 raised to the power 12, यस, इक्वल्स टू 2 raised to the power 16। देखो ध्यान से इक्वेट कर दिया मैंने इसको इंस्ट्रक्शन को टोटल साइज के साथ। खेल खत्म हो गया। ये आप चाहो तो यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं भी थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ। 2 raised to the power 12 लिख दो यहाँ पे अलग से, x into 2 raised to the power 12 equals 2 raised to the 16। इसको मैं कॉमन ले लेता हूं, देखो ध्यान से, 2 plus x equals to 2 raised to the power 16। इसको नीचे ले जाऊं तो क्या आ जाएगा, 2 plus x equals to 2 raised to the power 16 upon 2 raised to the power 12, which is nothing but 2 raised to the power 4। yes, अब क्या बचा सर, खत्म कर दो आंसर। x equals to 2 raised to the power 4, इसको उधर लेके जाएंगे, माइनस क्या हो जाएगा 2, which is 16 minus 2 is nothing but a 14 आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, क्योंकि क्वेश्चन ने घुमाया था, इसलिए थोड़ा सा फोकस करना इंपॉर्टेंट था। नाउ लेट मी चेक द आंसर हियर। yes, you can see that the answer is 14 is correct definitely। सो नाउ हमारे पास अगला क्वेश्चन भी हो गया है। क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स था, लेकिन फिर भी हमने सॉल्व कर दिया बहुत ही आसान तरीके से। कुछ बच्चे अभी थोड़ा ऑब्जर्व करने लग रहे होंगे कि सर हमारे लिए थोड़ा टफ नहीं है, हमें थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन करोगे, साथ ही साथ प्रिपरेशन करते रहोगे तो डेफिनेटली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी सीओए का क्वेश्चन है, थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं सीओए के। मैं आपको थोड़ा थोड़ा पैटर्न बताऊंगा सबको कैसे सॉल्व करते हैं, बिकॉज इट टेक्स मोर टाइम। So now let me tell you about the question। A direct map cache memory of 1 MB has a block size is 256 byte। yes, here block size देके रखा है 256 block का। The cache has a access time of 3 nanosecond and the hit rate is 94%। in short मैं आपको लिख सकता हूँ hit rate will be the 0.94 during a cache
miss, it takes 20 nanosecond to bring the first word of the block and from the main memory, while each subsequent word takes 5 nanosecond. Now the word size is 64 bits. देखिए रखा है यहाँ पे, the average memory access time the nanosecond we have to calculate. तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा यहाँ पे वैल्यू काफी सिंपल है. लेट मी स्टॉप द स्क्रीन शेयर ऑप्शन सो दैट आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. यस, चलिए शुरू करते हैं. द क्वेश्चन क्या दिख रखा था, वैल्यू. लेट मी रब दिस एरिया. Yes, so now we have a first thing is a block size. क्या क्या गिवन है हमारे पास, ब्लॉक साइज गिवन है यहाँ पे. सबसे पहले that is 256 बाइट. yes it is there. next हमारे पास गिवन है T1 that is access time देके रखा है 3 नैनोसेकंड. सर क्वेश्चन हमें एक बार समझना है ताकि हम क्वेश्चन को समझ सके. yes I am writing the given part, then I will explain the remaining part. हिट रेशियो देके रखा है, that is 97%. इसको हम 0.97 लिख सकते हैं बिकॉज ये परसेंटेज में गिवन है. नेक्स्ट हमारे सामने दिख रहा है व्हाट इज द वैल्यू, सॉरी इट इज 94 सेकंड, 94%. यस इट इज 94%. नाउ आगे क्या दिख रहा है मेरे सामने, टी एवरेज मुझे निकालना है. एवरेज एक्सेस टाइम दैट इज T1, मैंने यहाँ पे हिंट में लिखा था T1 H1 प्लस 1 माइनस H1 T1 प्लस T2, सॉरी T1 प्लस T2 इंटू H2. H2 हमेशा हिट रेशियो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, 1 होता है बाय डिफॉल्ट. नाउ आई कैन सी दैट क्या क्या मुझे वैल्यू आ चुकी है. मुझे टी एवरेज निकालना है. सर क्वेश्चन थोड़ा सा और मुझे इलोबरेट कर सकते हैं क्या. यस सबसे पहले समझते हैं ब्लॉक साइज के अलावा कुछ और भी गिवन है. व्हाट इज द वैल्यू गिवन हियर, वर्ड साइज देके रखा है. यस व्हाट इज द वैल्यू, वर्ड साइज इज 64 बिट देके रखा है. इट इज देयर. यस वर्ड साइज. चलो तो समझते हैं. सबसे पहले जब भी ये हमारे पास एक्सेस टाइम की बात होती है तो हमारे पास जो पहले मेमोरी में अगर मिलता है तो हम बोलते हैं हिट, अगर नहीं होता है तो हमें एक्सेस करने जाना पड़ता है मेन मेमोरी में या डिफरेंट टाइप की मेमोरीज में. सेम एज इट इज यहाँ पे भी हो रहा है. सबसे पहले मेरे पास दिया हुआ है, अगर हमारे पास जो पहले एक्सेस किया उसका 3 नैनोसेकंड टाइम देके रखा है, और यहाँ पे जो हिट रेशियो देके रखा फॉर H1 फर्स्ट वाले के लिए 0.94 गिवन है. सेकंड वाले के लिए आ जाएगा 1 माइनस H1 which is 0. इस पे सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 0.06, सॉरी फॉर दैट, माइनस 0.06. यस नाउ आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ने के बाद मुझे यहाँ पे T1 और T2 चाहिए. T1 मुझे पता है 3 नैनोसेकंड था. सर हाउ वी कैन फाइंड T2. T2 के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि फर्स्ट वर्ड के एक्सेस करने का टाइम है. व्हाट इज एक्सेस टाइम फॉर फर्स्ट वर्ड, व्हिच इज 20 नैनोसेकंड. और जो रिमेनिंग वर्ड्स को एक्सेस करने का टाइम है, सो दैट इज आवर 31 नैनोसेकंड. अकॉर्डिंग टू दिस सर पहले टोटल वर्ड निकालना पड़ेगा. यस टोटल वर्ड निकालने के लिए मुझे ब्लॉक साइज और वर्ड साइज के साथ खेल खेलना पड़ेगा. ये बिट में देखे रखा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसको बाइट ले लेता हूँ. हाउ मच इट इज, 8 8 जा 64. इट इज 8 बाइट ब्लॉक, राइट. ये वर्ड साइज देके रखा है, ये ब्लॉक साइज देके रखा है. एक ब्लॉक के अंदर मल्टीपल वर्ड्स होते हैं, तो शुड आई डिवाइड दिस वैल्यू. यस, तो आई कैन फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स इन ईच ब्लॉक. तो टोटल कितना आ गया, 256 बाइट अपॉन 8 बाइट व्हिच इज नथिंग बट हाउ मच इट इज, 32 बाइट का मुझे नंबर ऑफ वर्ड्स मिल गया. इसका मतलब सर 32 मतलब ये एक वर्ड में बोलना चाहता है 20 नैनोसेकंड. यस, और रिमेनिंग कितने वर्ड है हमारे पास, रिमेनिंग है 31 वर्ड के लिए कितना टाइम लग रहा है, सॉरी दैट इज 50 नैनोसेकंड. सो टोटल इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद T2 आ जाएगा. सो लेट मी सॉल्व दिस एरिया. सो नाउ T2 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 वर्ड इंटू 20 नैनोसेकंड व्हिच इज 20 एंड 31 वर्ड इंटू 50 नैनोसेकंड इक्वल्स टू, कैन यू प्लीज सॉल्व दिस, 50 5 3 150 150 एंड 1 कितना हो जाएगा. लेट मी सॉल्व दिस. So here 50 and here 0, I think. So that is 175, I guess. Yes, it is 175. Yes, 175. तो total कितना आएगा 195. So I find the value T2 195 and H2 into 1. So you can solve this value and you got the answer. Okay? समझ में आया सभी को.
क्या किया मैंने यहाँ पे वर्ड साइज फाइंड करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू T2 हमारे पास गिवन नहीं था, T2 क्वेश्चन में ये वैल्यू गिवन थी. लेट मी सी दिस आंसर, शेयर द स्क्रीन. यस, see here is the mention here, there is a 5 nanosecond for the each word and remaining will be given, so 20 nanoseconds. So definitely, so answer will be 13.5 nano, 13.5 is the answer. Okay, so now we'll move on to the next part. So that is the remaining question of the COA. It is a little bit longer, so I will tell you about the basic part about how to solve this question. So first I will tell you क्वेश्चन में ब्रीफ क्या देके रखा है. कंसिडर नॉन पाइपलाइनिंग प्रोसेसर देके रखा है जिसका ऑपरेटिंग जो फ्रीक्वेंसी देके रखा है which is 2.5 gigahertz. It takes 5 clock cycle to complete the instruction. So I just multiply both the value. First thing I have to reverse the 1 by 2.5 which is nothing but a 0.4 हो जाएगा. उसके बाद मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, 5 से मल्टीप्लाई करूं बिकॉज हर क्लॉक साइकिल के लिए पूछ रहा है. तो 0.4 into 5 which is nothing but a 2 क्लॉक साइकिल टाइम लगेगा किसके लिए, नॉन पाइपलाइनिंग के लिए. दूसरा, द सेकंड पार्ट इज गिविंग द क्वेश्चन, यू आर गोइंग टू मेक 5 स्टेज पाइपलाइनिंग आउट ऑफ द प्रोसेसर. ओवरहेड एसोसिएटेड विद द पाइपलाइनिंग फोर्स टू यू ऑपरेट द पाइपलाइनिंग प्रोसेसर एट 2 गीगाहर्ट्ज. अब पाइपलाइनिंग का गीगाहर्ट्ज यानी फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो उसको हम टाइम में कैसे करेंगे, जस्ट रिवर्स. रिवर्स मतलब मैं इसको 1/2 लिख दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 0.5. लेकिन यहाँ पे क्लॉक साइकिल नॉन पाइपलाइनिंग का 5 दिया है लेकिन पाइपलाइनिंग का क्लॉक साइकिल नहीं दिया है. लेकिन उसके लिए नीचे स्टेटमेंट दिया हुआ है, इन अ गिवन प्रोग्राम assume that 30% memory instruction and the 60%, okay, let me write the value on the board, 30% and the 60%, yes, 60% of ALU instruction and the rest are the branch instruction. Okay, in this part, okay, wait a second, I just stop the screen share so that you can identify the properly. Yes, चलो थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ बता देता हूँ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है. सो आई हैव अ क्वेश्चन हियर इन माय आईपैड. सो द क्वेश्चन इन द फर्स्ट पार्ट, नॉन पाइपलाइनिंग. नॉन पाइपलाइनिंग के लिए मेरे पास क्या क्या गिवन है. क्वेश्चन में दिया है नॉन पाइपलाइनिंग का देखे रखा है 2.5 गीगाहर्ट्ज देके रखा है जिसको मैं रिवर्स करूंगा तो 1/2.5 इज नथिंग बट 0.5 फ्रीक्वेंसी इन द पार्ट ऑफ नैनोसेकंड, दैट इज टाइम्स में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट, क्लॉक साइकिल टाइम. अगले देखे रखा है क्लॉक साइकिल टाइम विच इज गिवन है, जो हमने बोला है कि इसका हमेशा हर एक के लिए कंप्लीट करने के लिए 5 क्लॉक साइकिल देके रखा है विच इज मल्टीप्लाई दिस, तो टोटल आएगा 2.0 क्लॉक साइकिल टाइम. ये मेरा आ जाएगा नॉन पाइपलाइनिंग के लिए टाइम आ जाएगा. सो नाउ आई हैव टू फाइंड द पाइपलाइनिंग. एक्चुअली मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे स्पीड अप फाइंड करना है. यस, मुझे स्पीड अप फाइंड करना है, इसलिए मुझे नॉन पाइपलाइनिंग का एग्जीक्यूशन टाइम और पाइपलाइनिंग का क्लॉक साइकिल टाइम दोनों का चाहिए मुझे, तभी मैं निकाल सकता हूं. सो नाउ पाइपलाइनिंग के केस में मेरे पास देके रखा है 2 पॉइंट, लेट मी सी हियर, सो वैल्यू इज 2 गीगाहर्ट्ज, तो उसको हम क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे 1/2 व्हिच इज नथिंग बट 0.5 नैनोसेकंड. लेकिन इसका मुझे क्लॉक साइकिल मुझे नहीं पता है अकॉर्डिंग टू दिस. इस क्लॉक साइकिल को ही फाइंड करने के लिए नीचे द सेकंड पार्ट में क्वेश्चन में दिया हुआ है, इन द गिवन पार्ट assume that 30%, यहाँ पे क्या देके रखा है, एक मेमोरी इंस्ट्रक्शन यूज हो रहा है यहाँ पे, दूसरा हो रहा है ब्रांच इंस्ट्रक्शन यूज हो रहे हैं. इसकी हेल्प से मुझे फाइंड करना पड़ेगा. सो लेट मी हाउ टू फाइंड द क्लॉक साइकिल टाइम. सो दैट इज अ CPI वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, दैट इज अ क्लॉक पर इंस्ट्रक्शन. इसके लिए मुझे क्लॉक फाइंड करना है, दैट इज कॉल्ड CPI फाइंड करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन पार्ट. ओके, नाउ द CPI बेसिकली फाइंड करने का बेसिक तरीका होता है 1 प्लस मेमोरी स्टॉल cycle time plus the branch instruction stall cycle time. So with this formula we have to calculate this. Okay, so now सबसे पहले memory instruction कितना देखे रखा है, मेरे सामने दिया हुआ है, that is called 30%, which is I have to solve directly. 30% को मैं लिख सकता हूँ 0.3, yes, into दूसरा क्या देखे रखा है 60% ALU, उसके बाद देखे रखा है 5% मेमोरी इंस्ट्रक्शन स्टॉल लग रहे हैं, यानी कि इसके अंदर फिर से 0.5% स्टॉल लग रहा है. यस, दूसरा लगा है हर मेमोरी के लिए स्टॉल के लिए 50 क्लॉक साइकिल लग रहा है, which is 50. So I just multiply this and got the value. Next, the second branch instruction में यहाँ पे देके रखा है, we have a branch instruction. How much it is? 50 मेमोरी का हो गया, branch instruction will be 10%. Remaining is a 10%. 10 into
दूसरा क्या देके रखा है, दैट इज अ 50% ब्रांच इंस्ट्रक्शन 0.50 हियर एंड हर एक के लिए क्लॉक साइकिल देके रखा है 2, सो आई हैव टू सॉल्व दिस वैल्यू। विजिबल है ना, ये वैल्यू आ चुकी है, ये वैल्यू आ चुकी है। इस दोनों वैल्यू को उठा के इसको मैंने नाम दिया x, इसको नाम दिया y, इन दोनों को मैंने यहाँ पे रखा, x किया प्लस y किया, आई गॉट द वैल्यू CPI, और इस CPI की वैल्यू को उठा के मैं यहाँ पे रखूंगा बिकॉज मुझे क्लॉक साइकिल चाहिए। बस इन दोनों को क्लॉक साइकिल आने के बाद मेरे पास स्पीड अप का बेसिक फॉर्मूला है। स्पीड अप का फॉर्मूला क्या होता है, नॉन पाइपलाइनिंग टाइम अपॉन नॉन पाइपलाइनिंग टाइम ऑन पाइपलाइनिंग, बस इसको मैं डिवाइड कर दूंगा, आई गॉट द आंसर फाइनल वाला। क्लियर है? चलो थोड़ा सा मैंने आपको फ्लो समझाया है बिकॉज ऑफ टाइम कंज्यूमिंग, आप थोड़ा सा इसको घर पे ट्राई कर सकते हो क्वेश्चन को अपने पास, ये मैंने सारी वैल्यू को फ्लो बता दिया आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं द नेक्स्ट पार्ट। यस, सो व्हाट इज आंसर हियर, सो 2.16। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला सब्जेक्ट आता है ओएस। यस सर, ये भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था, आपने कहा था ओएस को भी छोड़ना नहीं। यस, इसको भी हम नहीं छोड़ेंगे, इसको भी लेके जाएंगे। ओएस का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन उठाता हूं मैं, ये वाला काफी ज्यादा आपने कॉलेज में भी पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन बहुत बार आपने सॉल्व भी किया होगा। ओके, सो लेट मी राइट द वैल्यू, यू कैन सी दैट क्वेश्चन इज, आपके सामने जो क्वेश्चन दिख रहा स्क्रीन में, आपके पास एक राउंड रॉबिन और आपसे शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के बीच में डिफरेंस वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि इन दोनों का एवरेज टर्न अराउंड क्या होगा। अब जब एवरेज टर्न अराउंड पूछा जा रहा है तो सबसे पहले मैं आपको प्रोसेस पता होना चाहिए, क्या क्या प्रोसेस गिवन है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी हैव अ P1 प्रोसेस, P2 प्रोसेस एंड द P3 प्रोसेस। हियर द वैल्यू इज, सॉरी, द P4 प्रोसेस आल्सो देयर। हियर द वैल्यू इज 8, 7, 2 and the 4. Okay, according to this we have to draw gain chart, okay, for the shortest job first. Let me check the question in the, आपसे क्या पूछ रहा है, राउंड रॉबिन पूछा है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट पूछा है, और राउंड रॉबिन के केस में आपको टाइम क्वांटम देके रखा है which is 4 nanosecond. Is it right question? Yes, 4 millisecond. Yes, so now let me stop the screen share and we'll solve the question on the board. Yes, you can see that हम इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, आपके सामने गिवन है। मुझे यहाँ पे क्या देके रखा है, these are the process, these are the burst time, so now I have to find completion time and the arrival time. Arrival time is all are 0 here because सबका arrival time same देके रखा है यहाँ पे। So now the last part is a turn around time, TAT. Now मैं आपको थोड़ा सा बेसिक पार्ट बता रहा हूँ, उसके बाद न्यूमेरिकली आप खुद ही सॉल्व कर सकते हो अपने पास। सबसे पहले शॉर्टेस्ट जॉब फंड, सबसे शॉर्टेस्ट क्या दिख रहा है, P3। सबसे पहले क्या करेंगे, P3 को एग्जीक्यूट करेंगे, कितना करेंगे, 2। यस इट इज 2, खत्म हो चुका है। नेक्स्ट अगला आता है P3 के बाद आता है नेक्स्ट शॉर्टेस्ट क्या दिख रहा है, P4। हाउ मच इट इज, दैट इज 4, 4 + 2 दैट इज 6। उसके बाद क्या आएगा, P2 आएगा, P2 आएगा 7 चलेगा, 7 चलेगा मतलब कितना आएगा, दैट इज 13। P1 आएगा, कितना आएगा, 8 चलेगा which is 21। चेक करो, 8 + 3, yes 13, 21, it is there। तो पहला वाला निकल गया है मेरा शॉर्टेज जॉब फर्स्ट। कंप्लीशन टाइम कैसे निकालते हैं हम लोग, P3 का कंप्लीशन टाइम कितना है यहाँ पे 2, P4 का कितना है 6, P2 का कितना है दैट इज 13 एंड P1 का आता है 21। अराइवल टाइम सबका 0 0 है। टर्न अराउंड टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। इसकी हेल्प से इसका मतलब वैल्यू दोनों का सेम ही आने वाला है। लेट मी कंप्लीट द सेकंड पार्ट। यू कैन सी दैट राउंड रॉबिन के केस में मुझे यहाँ पे टाइम क्वांटम देखना पड़ेगा which is 4 नैनोसेकंड गिवन है, यहाँ पे 4 नैनोसेकंड गिवन है। सो लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। किससे शुरुआत करूंगा, अराइवल टाइम से। अराइवल टाइम सबका 0 है तो क्या करूंगा, सब उसके बाद क्या आता है, हमेशा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे चलता है, यानी कि P1 पहले चलेगा। सो लेट मी राइट द P1। ओके वेट अ सेकंड, लेट मी चेंज द मार्कर कलर। ओके नाउ सबसे पहले क्या चलेगा, P1 चलेगा, कितना चलेगा, 4 से चलेगा which is P1 आया, 0 आया, 4 चला, yes it is there। फिर P2 आया, 4 चला, कितना बचा, 3 बचा, ये आया P2, yes it is 3, that is 7, yes। now 0 पूरा के पूरा चल जाएगा, P3 आया यानी कि हो गया 9, it is there। उसके बाद आया 0 which is P4, कितना आएगा, 4 ऐड कर दो, कितना होगा, सॉरी that is 13, yes। एडिशन करने के बाद आएगा 13। ओके सो नाउ कभी कभी वैल्यू थोड़ा सा अलग हो जाए प्लस माइनस में तो घबराना नहीं, कभी कभी मार्कर हमेशा फिसल जाता है, ये मास्टर की गलती नहीं होती है, ये मार्कर की गलती होती है प्लस माइनस में फिसलना। अगर मैं सही बोल रहा हूँ, मार्कर गलत बोल रहा है तो समझना मार्कर की गलती है। चलो नाउ पहला राउंड खत्म हो चुका है, यानी कि हम सभी जानते हैं राउंड रॉबिन में क्या करते हैं। उसके बाद हम सेकंड राउंड पे आते हैं। इसके बाद क्या आएगा, P1 आ जाएगा विच इज कितना आएगा, यस हाउ मच इट इज, P1 इज 4 बच्चा है, कितना होगा 4 यानी कि 17, यस
फिर 3 आएगा विच इज 20। सो देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्या है P2, लेट मी चेक द 0 to 4, 4 गया, उसके बाद 3 गया, उसके बाद 2 गया, इसके बाद 4 गया, विच इज एडिशन इज राइट। नाउ इसमें 4 ऐड हो जाएगा, 4 to that is 17, यस इट इज देयर। 17 के बाद यहाँ पे 4 होगा विच इज 21, सॉरी माय मिस्टेक, इट इज 20, यस टोटल 9 हो गया यहाँ पे सभी का, यस। नाउ फिर से दोनों का ऐड करेंगे, दोनों का टर्न ऑन टाइम निकालेंगे, टर्न ऑन टाइम फॉर द शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एंड टर्न ऑन टाइम फॉर द राउंड रॉबिन सबट्रैक्ट करेंगे और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। सो लेट मी चेक द वैल्यू हियर। सो व्हाट इज आंसर? सो आंसर इज समथिंग 5 point, I guess 5.25, yes it is there, 5.25। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला आता है, यू कैन रीड द क्वेश्चन। Give me a minute so that I can fill the ink. Okay, please read the question on the screen. Yes, in the question, consider allocation of the memory to a new process. Assume that the none of the existing holes in the memory will exactly fit on the process memory requirement. Hence, a new hole of the smaller size will be created. If the allocation is the made in any of the existing hole, which one of the following statement is true? So आपके सामने जो क्वेश्चन गिवन है उसमें आपसे क्या पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू द न्यू होल इसमें से कब से ज्यादा कौन सा फिट करेगा। तो सबसे पहले समझते हैं ये तीनों चीजें होती क्या है। दिस कम्स इन द मेमोरी पार्टीशन। मेमोरी पार्टीशन करते तो पहला आता है फर्स्ट फिट, दूसरा आता है नेक्स्ट फिट, थर्ड आता है वर्स्ट फिट एंड द फोर्थ द बेस्ट फिट। अब यहाँ पे समझने की बात है कि जब भी पार्टीशन आता है हमारे पास, जब मेमोरी हमारा पार्टीशन होता है, तो जब भी नई प्रोसेस आती है वो किसी न किसी में जाके स्टोर कराना पड़ता है। अगर आप समझो क्लास में आप लोग बैठे हो, राइट, आपके पास सपोज करो कहीं पे आपके पास क्लासरूम में बैठे हो, आपके साथ दो दोस्त बैठे हुए हैं चेयर पे, ओके, आपके बेंच में, वहां पे 3 लोगों की कैपेसिटी है, वो दोनों दोस्त काफी हैवी है और आपके पास काफी कम जगह बची है। समझ आ रही सभी को? क्या उसमें बैठ पाओगे? नहीं बैठ पाओगे, दूसरी जगह जाओगे। एक सबसे लास्ट बेंच आखिरी खाली पड़ी हुई है, दैट इज कॉल्ड वर्स्ट फिट। वर्स्ट मतलब कि आपकी कैपेसिटी से बहुत ज्यादा है, क्या उसमें जाके बैठोगे? नहीं बैठोगे। क्यों नहीं बैठोगे? पहले मैं सबसे आगे वाला ट्राई करूंगा। तो हमेशा फ्लो क्या होता है, आप सबसे पहले कॉमनली क्या देखते हो? सबसे बेस्ट फिट, आपकी हिसाब से आपकी बेस्ट जगह देखते हो। सेम एज इट इज मुझे भी यहाँ पे देखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं पहला ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, द होल क्रिएटेड बाय वर्स्ट फिट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द होल क्रिएटेड बाय द फर्स्ट फिट। तो सबसे पहले फर्स्ट फिट मतलब जो पहला पार्टीशन है वो और वर्स्ट से कंपेयर करें। देखो उल्टा बोल रहा है, हमने अभी वर्ड बोला वर्स्ट फिट सबसे बड़ा होगा कंपेयर टू फर्स्ट फिट से। फर्स्ट मतलब जो फर्स्ट बेंच पे बैठा हुआ है उसके पास लिमिटेड जगह है, लेकिन लास्ट बेंच सबसे खाली पड़ी हुई है। समझ आ रहा सबको? तो पहला वाला ऑप्शन मैं हटा देता हूं। दूसरा, द होल क्रिएटेड बाय द बेस्ट फिट इज नेवर लार्जर देन द होल क्रिएटेड बाय द फर्स्ट फिट। ये ऑप्शन मुझे ठीक ठाक लग रहा है, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, जो बेस्ट फिट का होगा वो कभी बड़ा नहीं होता है फर्स्ट फिट से। यानी कि जो मेरे हिसाब से एडजस्टेड होता है वो किसी फर्स्ट मतलब जो पहले वाले बेंच पे जगह बैठा है उससे बड़ा नहीं होता। यानी कि हमारा एवरेज कह सकते हो, इट्स नेवर बी लार्जर देन द फर्स्ट फिट। ओके, नाउ द थर्ड वन इज द होल क्रिएटेड बाय द फर्स्ट फिट इज ऑलवेज ग्रेटर than the created by the next fit. That is wrong. Okay, now the fourth one is the whole created by the next fit is all never larger than the whole created by the best fit. ये तो उल्टा ही कर दिया इसने। So I guess answer B होना चाहिए। Yes, it is there. B is the right answer. You can read one more time. So let me fill the marker ink. Just a second. Yes, you can see that answer B is right. एक बार रीड कर लो अच्छे से। ऑप्शन बी जो स्टेटमेंट था वो मैच हो रहा है क्या? ये बेसिक पार्टीशन एल्गोरिथम है हमारे मेमोरी के, उसमें से सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, डायरेक्टली आंसर दिख जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन फॉर अ सिस्टम यूजिंग प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। अभी प्रिमिटिव शेड्यूलिंग क्या होता है? So let me write here. हमारे पास जब भी प्रिमिटिव शेड्यूलिंग की बात होती है तो यहाँ क्वेश्चन आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा। Okay, so now
हमेशा प्रोसेस स्टेट डायग्राम की बात करते हैं, हमारे पास प्रोसेस स्टेट डायग्राम होता है जिसकी हेल्प से क्वेश्चन खत्म हो जाएगा. वी हैव अ न्यू स्टेट, रेडी स्टेट. ओके, नेक्स्ट वी हैव अ we have a running state and the terminate state. Okay, so now in between we have a one more state that is our call as a wait, or we can say block state. चलो, जब भी हमें आईओ की रिक्वेस्ट करना होता है इसके बाद जाना पड़ता है, आईओ कंप्लीट होगा तो इसके बाद जाना होता है. ठीक है, चलो, जब भी हम प्रिमिटिव की बात करते हैं दैट इज कॉल्ड नॉन प्रियम्पटिव. नॉन प्रियम्पटिव मतलब पीछे नहीं आती प्रोसेस, यानी कि रनिंग में जो प्रोसेस चल रही होती है उसका डिस्टर्बेंस होके वापस रेडी स्टेट में नहीं आते, उसको बोलते हैं नॉन प्रियम्पटिव. और प्रियम्पटिव मतलब क्या होता है कि जो भी हमारी प्रोसेस चल रही है उसको हम बोलेंगे रुक जा भाई, नई प्रोसेस आई है, हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आई है, उसको हम यहाँ पे प्रियम्प्ट करेंगे और लो प्रायोरिटी जो प्रोसेस होगी उसको हम रेडी स्टेट में लेके आएंगे. राइट, चलो देखते हैं अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन क्या क्या मुझे दिख रहे थे यहाँ पे. सो लेट मी शेयर द स्क्रीन. चलो, यहाँ पे दिख रहा है द रनिंग स्टेट कैन मूव टू रेडी स्टेट. द रनिंग, यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं प्रियम्प्टिव शेड्यूलिंग हो रहा है. यस, इट इज देयर. रनिंग प्रोसेस कैन मूव टू रेडी स्टेट. यस, इट इज देयर. पीछे जा सकता है अकॉर्डिंग टू द सॉल्यूशन मैंने दिया है. रेडी स्टेट कैन मूव टू रनिंग स्टेट. रेडी से रनिंग जा सकता है, इट इज देयर. यस, क्या गड़बड़ लिख रही है इसके अलावा? ब्लॉक प्रोसेस कैन मूव टू रनिंग स्टेट. ब्लॉक प्रोसेस कैन मूव टू द रनिंग स्टेट. So let me see here the block process. Okay, the block process can move to the running state. ये ऐसा क्यों लग रहा है गलत जा रहा है ऑप्शन? Yes, it is there. थर्ड ऑप्शन गलत जा रहा है. ब्लॉक प्रोसेस हम कभी भी रनिंग स्टेट में डायरेक्ट नहीं जा सकते, हमें रेडी जाने के बाद जाना पड़ेगा. थर्ड स्टेप में तो मुझे गलत लग रहा है. फोर्थ वाला, अ ब्लॉक प्रोसेस कैन मूव टू द रेडी स्टेट. अ ब्लॉक प्रोसेस रेडी. यस, इट इज देयर. देयर इज एरो इज देयर. तो डेफिनेटली एक ऑप्शन गलत है, एक बाकी तीन सही है. सो आंसर इज C, it is there. Yes, definitely थर्ड वाला नहीं होगा अकॉर्डिंग टू द मैंने जो डायग्राम बोर्ड पे डिजाइन किया है. नाउ आगे बढ़ते हैं द नेक्स्ट पार्ट. यस, ये तो बचपन वाला हो गया सर. शॉर्टेस्ट सीक टाइम, लॉन्गेस्ट सीक टाइम वाला जो हम खेलते थे. यस, इट इज अ कॉमन वन. सो लेट मी ड्रॉ द, आप क्वेश्चन रीड कीजिए, मैं यहाँ पे पीछे रफ करके आपको सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ ड्रॉ करना. सो यहाँ पे सामने जो दिख रहा है मेरे पास जो क्वेश्चन गिवन है, अकॉर्डिंग टू दिस मेरे पास एक डिस्क शेड्यूलिंग देके रखा है जहां पे जो फॉलो करने के लिए बोला गया है शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, यानी कि जो सबसे कम होगा उसको मैं पहले कंसीडर करूंगा. तो सबसे पहले देखते हैं, मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन में देके रखा है जो पोजीशन देके रखा है हेड की विच इज 100, उसके बाद बाकी रिमेनिंग देके रखा है दैट इज 85 जो देके रखा है विच इज कम्स इन द क्यू. ओके, क्यू 85. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज अ which is 30, that is very very low value, that is S, that is 30. Okay, now the next part is a अगला देके रखा है that is 1110. R की वैल्यू देके रखा है 110. okay, और उसके बाद देके रखा है 15 के लिए T 115. yes, 115. और कोई बचा है क्या? yes, P is a, the P is 155. So according to this मेरे पास ये सारे के सारे दिए हुए हैं और आपसे स्टेटमेंट पूछा है which one is the false. Okay, let me stop the sharing of the PPT. Yes, you can see that मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है according to the given question. मेरे सामने यहाँ पे सारे के सारे सीक वैल्यू देके रखा है. So सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हेड वैल्यू जहाँ पे 100. हम सभी जानते हैं सर शॉर्टेस्ट सीक टाइम है सर, सबसे छोटा पहले. यस यस यस, सबसे छोटा पहले सोचा, सबसे छोटा डिफरेंस किसके पास आएगा? देखो ध्यान से, सबसे कम जो क्लोजेस्ट मुझे दिख रहा है वो मैं किस में जाऊंगा? कोई मुझे देख के बता सकता है सबसे क्लोजेस्ट क्या दिख रहा है? अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे 15 का डिफरेंस है, यहाँ पे 10 का डिफरेंस है. किसके पास जाऊंगा मैं? यस सर, इसके पास चले जाओ 15 के पास. यस, इसके पास चले गए सर. इसके बाद देखो ये 1115 ज्यादा पास दिख रहा है कि ये पास दिख रहा है? कौन सा वाला पास दिखेगा? देखो ध्यान से, डेफिनेटली सर इसमें 5 का डिफरेंस है, ये ले लो. यस, इट इज देयर 5 का डिफरेंस. उसके बाद यहाँ का डिफरेंस देखोगे तो इट विल बी अराउंड 40. चेक करो, और ये वाला आएगा 30, यानी कि 20, 15 और 15 30 आ जाएगा. तो मैं आ जाऊंगा क्यू के पास. देखो ध्यान से, अब क्यू के पास आ गया, ये आर था, ये टी था, ये क्यू था. क्या उसके बाद 30 जाऊंगा, 155 जाऊंगा? डिफरेंस चेक कर लेते हैं हम लोग कितना आएगा. बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये. इसमें 50 यानी कि हमारे पास डिफरेंस दिख रहा है सर 55 का दिख रहा है. यस, यहाँ पे डिफरेंस कितना दिख रहा है? 55 से ज्यादा का. उधर जाना ही नहीं अपने को, उस रास्ते बिल्कुल नहीं जाना, वहां लॉकडाउन एकदम रेड जोन है यहाँ पे. ये
दैट इज अवर रेड जोन, दैट इज अवर ग्रीन जोन। तो ग्रीन जोन पे जाएंगे, दैट इज एस। उसके बाद क्या बचा है, पी पे आ जाओ, बस खेल खत्म हो गया है। आप चाहो तो एग्जामिनर्स में से वैल्यू पूछता है, हम सभी जानते हैं बहुत बार, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछ रहा है तो क्या क्या ऑप्शन फॉल्स हो सकते हैं। पहला ऑप्शन बोलता है हेड रिवर्स इट्स डायरेक्शन फ्रॉम द मोमेंट बिटवीन द सर्विसिंग ऑफ क्यू एंड पी। ये क्या बोलना चाह रहा है कि आपने जो मोमेंट किया है क्यू और पी पे किया, क्यू और पी पे, क्यू क्या है, पी कहाँ है, पी कहाँ है भैया, ये रहा। तो यहाँ पे हमने रिवर्सिंग किया है क्या, डायरेक्शन हेड को, यस, इन दोनों के बीच में हमने रिवर्सिंग किया है, यस इट इज ट्रू। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है टी इज सर्विस बिफोर पी, टी इज सर्विस बिफोर पी, बी से पहले किया, पी कहाँ है, हाँ भैया ऑब्वियस सी बात है, ये भी सच कह रहा है। आर इज रिवर्स बिफोर पी, आर इज रिवर्स, आर इज रिवर्स बिफोर पी, आर इज सर्विस, सॉरी आर इज सर्विस बिफोर पी, ये भी सही है। और लास्ट स्टेटमेंट जो टी आता है, लेट मी शेयर दिस, द फोर्थ ऑप्शन, द फोर्थ ऑप्शन जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, जो गलत दिख रहा है, लेट मी सी, आप खुद ही पढ़ेंगे। क्यू इज सर्विस्ड आफ्टर एस, प्लीज रीड दिस, क्यू इज सर्विस आफ्टर एस, एस के बाद हो रहा है, एस के बाद नहीं भैया, एस के पहले ये तो। और दूसरा क्या बोलता, बिफोर टी, टी से पहले, नहीं नहीं टी के तो पहले हो चुका है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स दिख रहा है। सो डी इज द रॉन्ग आंसर। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, ये हमारा ओएस का पार्ट फिनिश किया हमने, इसका आंसर भी देख लेते हैं, दैट इज डी इज देयर, यस। चलो आई गेस ये मैं क्वेश्चन अगला स्टार्ट करते हैं हम डीएसए सब्जेक्ट। इसके लिए मैं चाहूंगा आप लोग खुद इसको क्वेश्चन को ट्राई करो, किसी को ये आंसर ट्राई करने में मजा आ रहा होगा तो कर सकता है, ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, यस इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पेपर क्वेश्चन। यस कैसे करोगे, बहुत ही सिंपल आसान तरीका है। यहाँ पे हमसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछ रहा है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम कैसे बता सकते हैं, यहाँ पे सिंपल तरीका है। यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ेंगे एक बार, सिर्फ क्या दिख रहा है यहाँ पे, वैल्यू पुट करेंगे, t ऑफ a की पावर ऑफ n की पावर ऑफ 1 by a को हम पुट करेंगे, हम कंसेक्यूटिवली पुट करते जाएंगे, t रेज़ टू पावर ऑफ n की पावर ऑफ 1 by a प्लस 1, फिर हम वापस से पुट करेंगे, t रेज़ टू पावर ऑफ n की पावर ऑफ 1 by a स्क्वायर बनेगा, प्लस 1 बनेगा, उसके बाद बनेगा t रेज़ टू पावर ऑफ n की पावर ऑफ a क्यूब बनेगा, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। सो इन शॉर्ट ये पूरी सीरीज बनेगी, इस सीरीज को बोलेंगे t रेज़ टू पावर ऑफ n की पावर ऑफ 1 by a k, ओके, प्लस ऑफ k, ऐसा सीरीज बनेगा। ओके मैं स्टॉप शेयर करेंगे, शेयरिंग करता हूं मैं स्टॉप। अब k की बेसिस पे आपको k की वैल्यू फाइंड करना है, और जब k की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करोगे तो कैसे करोगे, n की पावर ऑफ 1 by a k को इक्वल्स टू b पुट करना, ओके और इसको log ले लेना। लेट मी स्टॉप द शेयरिंग, yes you can see that on the board, you can see that मैंने यहाँ पे क्या किया, कंसेक्यूटिवली वैल्यू पुट करना है, जिसको हम बोलते हैं इटरेटिव मेथड कहते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग इटरेटिव मेथड कहते हैं। हमने इटरेटिव लगाते गए, ये हमने फाइंड किया k के बेसिस में, k को मैंने क्या उठा दिया, k को फाइंड करना, यहाँ पे k की वैल्यू पुट करना, बिकॉज ये 1 हो जाएगा विच इज गिवन द क्वेश्चन। नाउ k क्या करेंगे, इस वैल्यू को क्या रखना, b के को रखना, टेकिंग log बोथ द साइड एंड सॉल्व करना, k की वैल्यू आ जाएगी log ऑफ a log ऑफ b, something like this. Let me check the answer. I think answer A होना चाहिए, log of A log of B आंसर आएगा इसका। Okay, it's very simple question. Okay, you can directly solve. ये अच्छा क्वेश्चन था, बट ये 1 मार्क्स में पूछा गया है। You can see that. I guess answer A होना चाहिए। Yes, answer A is there. Yes, you can see that. Okay, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होगा मैं इसको आगे ओरली बताता जाऊंगा। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से दिख रहा है, यहाँ पे स्पैनिंग ट्री पूछा गया है। क्वेश्चन आपको रीड कर देता हूं, आपके सामने स्पैनिंग ट्री दिया है, उस स्पैनिंग ट्री में से अगर आपने कोई एक्स्ट्रा एज वैल्यू यानी कि कोई एक्स्ट्रा वेट वैल्यू ऐड किया है, कोई न्यू एज ऐड किया है उसके साथ वेट वैल्यू के साथ, तो आपके सामने रिजल्टेंट एमएसटी क्या होगा। तो रिजल्टेंट एमएसटी तो सभी को पता है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है, सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए, लूप नहीं होना चाहिए उसके अंदर, वो ट्रेवल्स होना चाहिए, 1 ट्रेवल्स होगा लेकिन उसके अंदर लूप कभी भी क्लोज लूप नहीं बनेगा। तो जब भी आप लूप नहीं होगा, अगर आपको उसको फिर से वैल्यू काउंट करना है कितना होगा, तो यू हैव टू ऑलवेज कंसीडर वर्टाइसेस नॉट द एजेस। तो अगर मुझे चेक करना है तो मैं वर्टाइसेस पे जाऊंगा, जितने वर्टाइसेस उन सब पे ट्रैवल्स करूंगा और चेक करूंगा कि लूप है कि नहीं है। सो डेफिनेटली हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस पे डिपेंड करेगी, वर्टाइसेस पे। सो यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है, मेरे को इकलौता ही ऑप्शन दिख रहा है वर्टाइसेस वाला, जो बेसिकली दे रहा आंसर डी। यस ओनली वर्टाइसेस पे डिपेंड करेगा। इसको ऐसे समझो, एजेस पे हम कभी भी, मल्टीपल एजेस पॉसिबल है, लेकिन हमारे पास आपको ये देखना है
कि वो वैल्यू आपको तभी दे पाएगा जब वो वैल्यू आपको वर्टाइसेस को हम ट्रैवर्स करके फाइंड करेंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चेक ऑल द वर्टाइसेस सो द आंसर इज डी। मैंने हिंट लिखा था जो काफी देर बाद आई यहाँ पे। यस, 19 वाला क्वेश्चन, यू कैन सी दैट इज वेरी सिंपल आंसर। प्री ऑर्डर ट्रेवल्सर देख रखा बाइनरी सर्च ट्री में, आप चाहो तो उसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। सो लेट मी राइट, आपके सामने देखे रखा प्री ऑर्डर, यस आपसे पोस्ट ऑर्डर पूछा है, ये दिया हुआ है, वैल्यू क्या है 15 है, 10 है, यस 12, 11, 20, ये डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट में से क्वेश्चन पूछा गया, 16 एंड 19 आपसे पोस्ट ऑर्डर पूछा गया है। ओके, सो लेट मी स्टॉप द स्क्रीन पार्ट। यू कैन सी दैट मेरे सामने जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये प्री ऑर्डर है। प्री ऑर्डर कैसे होता है, पहले हमेशा क्या होता है, रूट, फिर लेफ्ट चाइल्ड एंड द फिर राइट चाइल्ड होता है। अकॉर्डिंग टू दिस सबसे पहले क्या होगा, रूट होगा और बाकी सब क्या होंगे, लेफ्ट और राइट होगा। तो सबसे पहले क्या बनेगा, रूट, दैट इज रूट। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस मुझे यहाँ पे मेरे लेफ्ट और राइट बनेगा, लेकिन इसमें ध्यान से ऑब्जर्व करो 15 से जो ग्रेटर होगा वो सबके सब राइट चाइल्ड बनेगा। तो ये बनेगा 15 ग्रेटर वाला और ये बनेगा लेफ्ट, दिस इज आवर लेफ्ट चाइल्ड और इट इज आवर राइट सब ट्री। ओके, तो लेफ्ट सब ट्री में ये आ जाएंगे सारी के सारे वैल्यू। लेट मी राइट हियर 10, 12 और 11। अकॉर्डिंग टू दिस 10 इज अ रूट, उसके बाद ये लेफ्ट राइट बनेगा, तो 10 रूट यहाँ आ जाएगा। यस, उसके बाद क्या आएंगे 12 और 11 पार्ट इधर आएंगे। नाउ यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे द नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट इज द मैक्सिमम पार्ट इज 15 हियर एंड द नेक्स्ट पार्ट इज द, यहाँ पे क्या आएगा, रूट पार्ट कौन सा बनेगा 20, इट इज देयर, यस डेफिनेटली। नाउ आगे देखते जाएंगे हम लोग 10 और 12 में से, देखो यहाँ पे 12 दिख रहा है, 12 किधर आएगा, राइट साइड में आएगा। उसके बाद क्या आएगा 11 लेफ्ट साइड में आएगा, छोटा हमेशा लेफ्ट में आएगा, ग्रेटर हमेशा राइट में आएगा। इट इज 20, 20 के बाद आएगा 18, 18 किधर आएगा, दिस साइड, 18 इज देयर। नाउ नेक्स्ट इज 16, देख चेक करो 16 किधर आना चाहिए, 16 इज देयर एंड 19 इज देयर। यस, यू कैन सी दैट। सो टोटल मेरे पास इन ऑर्डर प्री ऑर्डर मैं निकाल सकता हूं। इट इज वेरी वेरी सिंपल। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। Yes, now the next is a, let me see the answer is B, you can see that. Now the next is a, अगला क्वेश्चन रीड करेंगे। so what is the worst case time complexity of the insertion, what is the worst case insertion of the empty that is linked list। okay, the worst case time complexity पूछा जा रहा है कि आपने एक एलिमेंट में से एक n एलिमेंट्स आपने empty linked list में आपने इंसर्ट किया है और उसको सॉर्ट भी कर रहे हो, तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगा। यू कैन रीड द क्वेश्चन। ओके, यू कैन सी दैट। कैसे सॉल्व करोगे इसको कैसे पॉसिबल दिख रहा है आंसर सॉल्व करना, बहुत ही आसान दिख रहा है क्वेश्चन को। मेरे सामने जो दिख रहा है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछ रहा है इंसर्टिंग ऑफ एन एलिमेंट इन द एम्प्टी लिंक लिस्ट। जब भी लिंक लिस्ट में एक एलिमेंट इंसर्ट करते हो इट टेक्स ऑर्डर ऑफ 1 टाइम। अगर आप एन एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हो टेक्स ऑर्डर ऑफ एन टाइम। सो एन टाइम मेरा आ चुका है, राइट, लेकिन आपसे क्या पूछा, उसको सॉर्ट भी करना है। तो अगर आपको इस एन एलिमेंट्स को आपको दोबारा उसको सॉर्ट भी करना होगा, सपोज करो मेरे पास एन लिंक लिस्ट एलिमेंट देके रखा है, उन सबको सॉर्ट करना होगा, तो मैं यहाँ पे क्या लगा सकता हूँ, कोई भी एल्गोरिथम लगा सकता हूँ, टेक्स वन मोर एन टाइम। सो टोटल मुझे लगेगा आई गेस एन स्क्वायर टाइम। सो इट्स वेरी डायरेक्टली क्वेश्चन, सी दैट। यस, सो आंसर इज सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैशिंग। इन द हैशिंग पार्ट देखो दिख रहा होगा सबको, हर एक एग्जामिनेशन ने 2020 में से एक रैंडम एरिया में से क्वेश्चन उठा के सॉल्व किया है। ओके, यस, इट इज डायरेक्टली क्वेश्चन, इसमें कोई भी ट्रैप नहीं है इस क्वेश्चन में। मैं आपको डायरेक्टली सॉल्व कर देता हूं। क्या देके रखा है आपके सामने, डबल हैशिंग दिया हुआ है। डबल हैशिंग का मैंने यहाँ पे हिंट में लिखा है कि h1k प्लस h2k ऑफ i इक्वल्स टू मॉड ऑफ 23। मैंने यहाँ पे हैश फंक्शन का मेन फंक्शन लगाया है, लेकिन क्वेश्चन में देखो ध्यान से h1 प्राइमरी जो फंक्शन देके रखा है दैट इज h1k k mod of 23। so here you can put the value of k. what is the value of k in the question? 23 की वैल्यू देके रखा है, देखो ध्यान से 90। so 90 mod of 23 निकालेंगे। so बेसिक तरीका क्या होगा, so simple thing is a k is a 90 mod of 23। सिंपल मैं यहां से निकालूंगा। so what is the answer? that is maybe the 19 या मे बी 20 आंसर आएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, अगला निकालेंगे हम H2 के लिए। H2 के लिए जो निकलेगा विच इज ये H1 के लिए हो गया, दैट इज अवर H1 वैल्यू। H2 के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस
k mod of 19, अगेन k की वैल्यू क्या मेरे पास, वही हमारे पास तरीका कितना है 90 mod of 23, यानी कितना हो जाएगा 91 mod of 23 दूसरे के लिए निकालेंगे, और लेट मी चेक, दैट इज 19, यस इट इज 19, यस इट इज 19। तो दोबारा के लिए निकालेंगे, S2 के लिए निकालेंगे, दोनों की वैल्यू को पुट करेंगे, टेबल साइज देके रखा 23, तो यहाँ पे इसलिए मैंने लास्ट में हिंट में देखो 23 लिख के रखा है, सो दैट आंसर विल बी अराउंड 13 इज द आंसर। Okay, just simply put the mod function value and addition both the value. Okay, अच्छा ये addition पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे डबल हैशिंग स्कीम ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन मोर डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखो डीएसए के क्वेश्चन आपके डायरेक्ट बन जाते हैं, समटाइम्स क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं, डायरेक्टली फॉर्म हो जाते हैं। देखते हैं, व्हाट इज द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंसर्शन ऑफ n स्क्वायर एलिमेंट इनटू AVL ट्री। सर ये तो AVL पूछा है, नो इट्स वेरी सिंपल। कैसे? AVL के लिए कभी भी हम इंसर्शन करते हैं, इट टेक्स लॉग इन टाइम। द रीजन इज दैट जब भी हम AVL में एक एलिमेंट डालेंगे वो बैलेंस होगा, और बैलेंस होने के बाद टेक्स लॉग इन टाइम, तो बैलेंसिंग के लिए हमेशा लॉग इन टाइम कंसीडर होता है। ओके, नाउ यहाँ पे क्या कर रहा है, n स्क्वायर एलिमेंट ऐड हो रहा है बाद में, तो डेफिनेटली दो लॉग इन n स्क्वायर इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सो इट्स डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर सी। ओके, आपको लॉगिन पता है तो आप n स्क्वायर लॉगिन लगा दोगे, बिकॉज आपके पास आंसर आ जाएगा आंसर सी, दैट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। सर ये क्वेश्चन फिर तो एक एक मार्क्स के भी आते होंगे, यस इट इज देयर। जब भी आपके सामने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होंगे वो डेफिनेटली 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, एग्जामिनर आपको जानता है कि आपको कितना टाइम लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। नाउ कम बैक टू द नेक्स्ट पार्ट, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ DSA क्वेश्चन, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम। In a balanced binary search tree with the n element, what is the worst case time complexity of reporting all the elements in a range a comma b? अब a comma b के लिए कितना यहाँ पे रेंज के लिए लगेगा, और अज्यूम करो उसके लिए जो एलिमेंट्स है वो k एलिमेंट्स है, हमारे पास वैल्यू नहीं दिया, उसने k एलिमेंट्स बोला है। तो सबसे पहले देखते हैं बैलेंस बाइनरी ट्री का n एलिमेंट में यहाँ पे कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगता है। आपको अगर बेसिक पता है तो क्वेश्चन आंसर आपका जल्दी हो जाएगा। अगर आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन है तो आप ये समझिए कि सबसे पहले बाइनरी सर्च ट्री का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होता है। तो बाइनरी सर्च ट्री के लिए काउंट कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा एक ही मेंशन होता है, दैट इज कॉल्ड लॉग एन, क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री हमेशा हाइट पे डिपेंड करता है। कैसे? अगर आपके सामने बैलेंस्ड ट्री दिख रहा है, आपके सामने बैलेंस्ड है, इसका मतलब इट्स अ लॉग इन टाइम। अगर बैलेंस नहीं होता तो मैं वर्स्ट केस में एन बोल सकता था। ओके, ये बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए। अगर मेरे पास लॉग इन पता है तो मेरे पास, लेकिन साथ में क्या बोल रहा है, अज्यूम दैट दैट n एलिमेंट्स, यानी कि a और b के बीच में कुछ k एलिमेंट्स भी इसमें ऐड हो गए, सो डेफिनेटली वी हैव टू ऐड दिस एलिमेंट, सो इट टेक्स टाइम k प्लस, सो आंसर इज k प्लस log n, दैट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आगे निकलते जा रहे हैं हम लोग। अगला आता है हीप सॉर्ट। देखो हर एक पैटर्न में से एक क्वेश्चन पूछा गया। ओके, सो नाउ एक ही क्वेश्चन पूछा गया है। सो अगला आता है, कंसीडर द अरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बाइनरी मीन हीप, कंसीडर 1023 एलिमेंट। देखो मैंने यहाँ पे हिंट मेंशन किया है, अगर मुझे रूट एलिमेंट फाइंड करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने कंपैरिजन चाहिए, तो पुट द वैल्यू ऑफ n हियर, दैट इज 1023 by 2 minus 1 which is nothing but a 511, so डायरेक्टली आंसर आ गया है यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं, 2020 का सी प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन। आई गेस ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताने वाला, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग आपको सबसे ज्यादा प्रिपेयर करना है। तो कैसे करोगे सी प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन? ये दिख रहा होगा, 2 डायमेंशन अरे दिख रहा है, 2 डायमेंशन अरे का क्वेश्चन के अंदर वैल्यू पुट किया है और यहाँ पे सिंपल आउटपुट पूछा गया है। इसका आंसर 19 आएगा। आप चाहो तो घर पे ट्राई करना इस क्वेश्चन को, इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। सी प्रोग्रामिंग क्वेश्चन काफी सिंपल पूछे जाते हैं। वन मोर क्वेश्चन सी प्रोग्रामिंग इज हियर, दैट इज 19 इज देयर। वन मोर क्वेश्चन, ये सिंपल आपसे क्या पूछ रहा है, फंक्शन कॉल पूछ रहा है। यू कैन सी दैट फंक्शन कॉल पूछ रहा है, और आपसे नीचे पूछा गया फंक्शन कॉल ऑफ 5 की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि n की वैल्यू यहाँ पे 5 पुट की है और यहाँ पे आपको फंक्शन कॉल करना है और आपसे सिंपल आउटपुट पूछ रहा है। इट इज वन ऑफ द वेरी सिंपल क्वेश्चन इन द सी प्रोग्रामिंग। ओके, सो आई गेस आंसर विल बी 25 or 55. Now let's move on to the TOC part. In the TOC part you can see that एक क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा गया है। आपके सामने L1 L2 दिया है और स्टेटमेंट पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखो L1 क्या देके रखा है। L1 पूछ रहा है क्या ये रेगुलर है, नॉन रेगुलर है या सिंपल कॉन्टेक्स्ट फ्री, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जब भी यार हमने रेगुलर की बात कर रहे हैं तो रेगुलर हमेशा DFA डिफाइन करता है। रेगुलर आपको कभी भी आपको कंपैरिजन करने नहीं देता है। तो L1 में अगर ध्यान से देखूं
तो यहाँ पे देखो वैल्यू को x और x के अंदर कंपैरिजन हो सकता है, लेकिन w और y की वजह से वो कंपैरिजन होने नहीं देगा, तो हमें पर यहाँ पे कंपैरिजन की रिक्वायर्ड नहीं पड़ेगी। सो सिंपल पहला स्टेटमेंट L1 आएगा रेगुलर। दूसरा देखो ध्यान से, x और y, सर कंपैरिजन हो रहा है, यस, x इक्वल्स टू y कंपैरिजन, इट इज अ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, यानी कि दूसरा क्या आएगा, कॉन्टेक्स्ट फ्री, पहला आएगा रेगुलर। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, 1 मार्क्स गेट में आ गए आपके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग लैंग्वेज। सिंपल एक और स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दिख रहा है, नंबर ऑफ ए इज डिविजिबल बाय x एंड डिविजिबल बाय 2 बट नॉट डिविजिबल बाय 3। देखो जरा ध्यान से बताओ, नंबर ऑफ मिनिमम डीएफए स्टेट्स पूछ रहा है। अगर मैं ध्यान से देखूं इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा सिंप्लीफाइड हो जाते हैं, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है। डिविजिबल बाय 2 के लिए जब भी आपसे डिविजिबिलिटी पूछ रहा है, यू हैव टू मल्टीप्लाई बोथ, यानी कि अगर 2 से डिविजिबल हो रहा है और 3 से हो रहा है नहीं हो रहा है, यू जस्ट मल्टीप्लाई बोथ द वैल्यू, द आंसर इज 6। तो आपसे सिर्फ स्टेट पूछ रहा है, फाइनल नॉन फाइनल नहीं पूछ रहा है, तो आंसर सीधा सीधा आ जाएगा 6 आंसर। यू कैन सी दैट। सर क्या हम वैल्यू चेंज करके देखें क्या? यस, 2 की जगह यहाँ पे 4 कर दो और 3 की जगह 3 रखो, 4 3 कितना होता है 12, सो स्टेट विल बी 12 आंसर आएगा। सो इट्स वेरी स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन, ये आपके क्वेश्चन आप जब भी पढ़ोगे टीओसी, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन सिखाए जाते हैं। नाउ ये क्वेश्चन है जो गेट में अभी तक आंसर्स का एम्बिग्यूटी रखा गया है ना, इसका आंसर दिया नहीं गया है। आपके सामने रेगुलर एक्सप्रेशन दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है, आपसे ऑड नंबर पूछे जा रहे हैं कि इनमें से ऑड नंबर कौन सा स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा। तो ऑड नंबर मतलब इवन वैल्यू हम सभी को पता है, ऑड वैल्यू क्या भी पता है हमें। पुट करके देखते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ हिंट रखी है क्वेश्चन के अंदर, एक आंसर स्टार बनाया मैंने। स्टार क्यों बनाया आप खुद ही ट्राई कर सकते हो, गेट की वेबसाइट में जाके दे सकते हो। गेट ने इसको यहाँ पे स्टार मार्क किया है, मतलब इसका आंसर एक्यूरेट नहीं है, इस क्वेश्चन को उसने स्केलिंग कंसीडर किया है, जिसकी वजह से सबको इक्वल मार्क्स मिलता है। ओके, नाउ यू कैन सी दैट हिंट फॉर द ए ट्राई 01110, पहले वाले को एक्सेप्ट करो, 011 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो ऑड वैल्यू है, पहला वाला एक्सेप्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्वेश्चन ने क्या बोला और होना चाहिए, देखो 011, पहला 0 एक्सेप्ट हो गया, नहीं सर पहला 1 है, यस, तो डेफिनेटली एक्सेप्ट नहीं होगा, मतलब ए इज अ रॉन्ग। बी को ट्राई करते हैं, 4 टाइम 1 0, अगर ये इवन एक्सेप्ट हो गया है तो हमारा आंसर तब भी गलत है, क्योंकि हम तो और एक्सेप्ट करा रहे हैं, तो इवन को एक्सेप्ट होना नहीं चाहिए। लेट मी ट्राई, फर्स्ट वाला 1 हो गया, दूसरा वाला 1 हो गया, थर्ड वाला 1 हो गया, फोर्थ वाला 1 भी हो रहा है। सर एक और ऑड आ रहा है, सर नहीं हो रहा एक्सेप्ट, यस इट इज फॉल्स, सेकंड वाला भी गलत हो गया। थर्ड वाला 001 ट्राई करना है, थर्ड वाला देखो 001 हो गया है, इसका मतलब डेफिनेटली ये पॉसिबल, ये वाला भी एम्बिग्यूटी आ रहा है। फोर्थ वाला ट्राई करते हैं 01110, यस ये भी एक्सेप्ट हो रहा है, सो डेफिनेटली चारों की पॉसिबिलिटी है रॉन्ग होने के आंसर, तो इसलिए आंसर इसका स्टार मार्क किया गया गेट की वेबसाइट में, इसका आंसर अभी तक ट्रू नहीं है, इसका मतलब हो सकता है आंसर सबको मार्क्स मिल जाते हैं। नाउ we are more to the next part, that is a क्वेश्चन देके रखा है, टीओसी का क्वेश्चन है, l equals to a raised to the power of n। यहाँ पे देखो ध्यान से दिख रहा होगा, पहले वाला एक डीएफए बन रहा है, ठीक है, दूसरा वाला एक डीएफए के अलावा यहाँ पे जो बन रहा है सीएफएल बन रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यूनियन लेने के बाद क्या स्टेटमेंट बनेगा, तो इसका मैं आपको पहले से बता देता हूँ। जो पहला वाला होता है डिटरमिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, यस, दोनों का बनने के बाद वो क्या बनेगा, दोनों को प्रीफिक्स सेम आने की वजह से ये क्या बनेगा, दोनों का यूनियन होने के बाद ये डिटरमिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज बनेगा। इसको हम सिंपल बोल सकते हैं, सीएफएल भी सीएफएल बन सकता है। सो लेकिन स्टेटमेंट नंबर 2 ऑप्शन क्या बोलता है, पहला वाला दैट इज ट्रू, सेकंड क्या बोल रहा है सीएफएल बट नॉट डीसीएफएल, यानी कि डीसीएफएल नहीं होगा सीएफएल, ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर वो होगा तो वो भी कंसीडर होना पड़ेगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस पहला ऑप्शन ट्रू है, सेकंड फॉल्स हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन क्या बोला, दैट इज कंपाइलर का पार्ट ऐड किया यहाँ पे, L is not a LLK for any K value, किसी प्रीफिक्स वैल्यू के साथ ये मैच नहीं होगा, LLK नहीं होगा, बट इट इज रॉन्ग, इट इज LLK पॉसिबल है। अगर दोनों यूनियन उठा के देखोगे, दोनों के केस में यहाँ पे अगर मैं a की पावर ऑफ n देखूं, यहाँ पे a की पावर n देखूं, दोनों में प्रीफिक्स वैल्यू सेम आ रही है। सो अकॉर्डिंग टू दिस आंसर इज D is right, yes, okay, so now अगेन टीओसी का क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन, देखो ये भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। जब भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं उसमें सिर्फ आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है, आंसर बहुत सिंपल होते हैं, बट यहाँ पे गलती मत करना क्योंकि हमारे मार्क्स कट जाते हैं। दिख रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, L1 यूनियन L2 इज अ रेगुलर, देन बोथ L1 एंड L2 मस्ट बी रेगुलर, यस, क्या ये दोनों रेगुलर हैं, यूनियन पूछा है, इंडिविजुअल रेगुलर नहीं है, और आपसे यूनियन के बाद पूछ रहा है क्या इंडिविजुअल रेगुलर होगा, मे बी और मे नॉट बी, इट इज नॉट श्योर, ओके, ये हम सभी जानते हैं। अगर यूनियन की बात हो रही है तो हम नहीं बोल सकते, अगर रिवर्स होता तो हम ट्रू बोल देते हैं,
दूसरा बोलना चाह रहे द क्लास ऑफ द रेगुलर लैंग्वेज क्लोज अंडर इनफाइनाइट यूनियन। इनफाइनाइट के केस में हम कभी भी ट्रू नहीं बोल सकते हैं, कभी भी रेगुलर नहीं होते। इनफाइनाइट यूनियन हो, इनफाइनाइट इंटरसेक्शन हो, दोनों के केस में नहीं होगा। तो आंसर इज सी, नाइदर वन नॉर टू। ओके, so now few more questions are there. That is, which of the following language are undecidable? When I talk about the undecidable, see TOC के क्वेश्चन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, पर इसमें तो आपको मेमोराइज करना पड़ता है। जब भी ट्यूरिंग मशीन की यहाँ पे बात होती है कौन सा अनडिसाइडेबल है, तो सबसे पहला आता है फाइनाइट स्टेट प्रॉब्लम, या इसको बोलते हैं emptiness problem. This phi represents the emptiness problem is a undecidable. That is standard. These are the standards are there in the notebook. You can see that. Even you can find the your book also. एक standards होते हैं finite nets और कौन से नहीं होते हैं. So first is a finite nets, or sorry, emptiness. So that is our undecidable problem. The first straightforward. Third one is not recursive. It's also undecidable problem is there. Fourth one is the also एटलीस्ट 21 मेंबर्स, कोई भी मेंबर को मेजर करने के लिए तो भी अनडिसाइडेबल होगा। लेकिन हमने जो बोला है एग्जैक्टली 100 स्टेप, एक फाइनाइट वैल्यू है, फाइनाइट वैल्यू क्या हो सकती है, डिसाइडेबल हो सकती है। बाकी जो भी वैल्यू इनफाइनाइट होती है वो हमेशा अनडिसाइडेबल होती है। अकॉर्डिंग टू दिस आंसर ए इज राइट, ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू, बाकी सारे के सारे अनडिसाइडेबल होंगे। नाउ नेक्स्ट, अगला आता है कंपाइलर डिजाइन। चलो स्टार्ट करते हैं। कंपाइलर डिजाइन में देखो पहला पार्ट दिख रहा है, सिंबल टेबल इज एक्सेस ओनली ड्यूरिंग द लेक्सिकल एनालिसिस एंड सिंटैक्स एनालिसिस। इट इज रॉन्ग। दिस इज 7 स्टेजेस आर देयर, कंपाइलर आपने पढ़ा होगा तो, लेकिन वो सबके लिए कंबाइन होता है सिंबल टेबल, वो एक के लिए नहीं होता है, पहली चीज। नाउ तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। दूसरा, compiler for the programming language that support recursion necessary need to heap storage। ओ ये तो अनर्थ कह दिया इसने। सर रिकर्शन तो स्टैक में होता है, हीप में नहीं होता है। यस इट इज ट्रू, रिकर्शन हमेशा स्टैक में होता है। हीप के लिए रन टाइम एलोकेशन, दैट इज ट्रू, उसने सही बोला है। लेकिन स्टैक के लिए इसने क्या बोल दिया, रिकर्शन हमेशा स्टैक की काम आता है। सो स्टेटमेंट फॉल्स हो गया दूसरा वाला भी। थर्ड वाला, एरर वायलेटिंग कंडीशन, एरर चेक करने के लिए हमेशा सिंटैक्स एनालिसिस को यूज करते हैं, नहीं सिमेंटिक भी यूज हो सकता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस सारे के सारे रॉन्ग होंगे। यस आंसर डी इज राइट। ओके, सो वन और ऑल थ्री आर नन ऑफ दीस। यस, नेक्स्ट वन, द ग्रामर पार्ट। आपके सामने दिख रहा है, ग्रामर दिख रही है, आपको सॉल्व करने का पूछ रहा है कि नंबर ऑफ रिडक्शन कितना होगा बॉटम अप पार्सर। आप इसको क्या करना है, 7 स्ट्रिंग दिख रहे हो यहाँ पे, 7 स्ट्रिंग को डिजाइन करना है स्टेप बाय स्टेप। मैं चाहूं तो उसको मैं ड्रॉ कर सकता हूं। लेट मी ड्रॉ दिस वैल्यू। ओके, अभी तक तो हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे, हमने डायरेक्टली हमने निकाल दिए। कुछ कुछ हमारे पास जो सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है वो हम देख रहे हैं हमें। ओके, सो लेट मी सी द वैल्यू हियर। Just a second. So value is AAA here, and what the grammar is, S equals to AS B dash D and B tends to B. So we have to find the reduction triple A D ट्रिपल बी। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसको आप चाहो तो बॉटम अप पार्ट से चला के देख सकते हो। ए एस ऑफ बी, ओके, सो ये क्या आ जाएगा, फिर से एस करेंगे यहाँ पे, ए देन एस देन बी। ओके, नाउ एक बार और करेंगे यहाँ पे, ए एस एंड बी, इसके रिडक्शन हो जाएगा डी से, ये रिडक्शन हो जाएगा डी से, ये रिडक्शन हो जाएगा डी से, और एस ये तीन, सॉरी इट इज बी, सॉरी इट इज बी वैल्यू, यस इट इज बी। देखो दिख रहा है यहाँ से 3 बी आ चुके हैं, एस यहाँ पे हो जाएगा, डी से रिड्यूस हो जाएगा, राइट। उसके बाद क्या बचता, काउंट कर लो, दैट इज 1 1 2, इट इज 3, इट इज 4, दिस वन इज 5, दिस वन इज 6 एंड टोटल 7। तो टोटल 7 बार रिडक्शन करना पड़ेगा। ओके सर, ओके। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज, let me start the sharing part. Yes, you can see that. Yes, so now the answer is 7. You can see that. Okay, okay, now done. So that is our 7 answers there. Okay, you can see that. Now we'll move to the next question. Okay, few questions are there, technical part only, and remaining we have a mathematics and aptitude part. So next subject is the DBMS. You can see that हमारा सिर्फ DBMS part ही बचा था, कंपाइलर भी हो गया, CO हो गया, CN हो गया, OS हो गया, TOC हो गया,
एंड कौन सा सब्जेक्ट हमने किया अभी, ओएसबी हमने कर लिया, डीएसए भी किया, एनसी प्रोग्रामिंग किया, राइट। अभी हमारे पास बचा है लास्ट सब्जेक्ट, दैट इज डीबीएमएस। ओके, चलो आओ देखते हैं डीबीएमएस के बारे में भी कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। द फर्स्ट थिंग, देखो यहाँ पे मैंने हिंट भी लिखा है। ओके, कंसिडर अ रिलेशनल टेबल आर that is in the 3NF, okay, but not in the BCNF। अगर आपसे कोई बोलता है कि कोई भी आपके सामने 3NF में है और BCNF में नहीं है, not in BCNF, ऐसा कोई स्टेटमेंट है, उस केस में क्या होगा? सर ये तो सर नॉर्मलाइजेशन पढ़ना पड़ेगा। यस, इट इज नॉर्मलाइजेशन टॉपिक। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे, ऑब्जर्व किया होगा कि हर एक सब्जेक्ट में से कौन कौन सी जगह पूछा गया। जैसे हमने टीओसी में देखा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे हमने सब जगह से हमने कवर किए कि एग्जामिनर कौन कौन से पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। ओके, तो नाउ यू हैव टू कैलकुलेट अबाउट दी कौन कौन से पार्ट से ज्यादा वेटेज रखना है हमें। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस, ये डीबीएमएस टॉपिक सबसे फेवरेट होता है। नॉर्मलाइजेशन तो हमें पता हो सर, 1 mm मतलब एटॉमिक नहीं होता। यस यस डेफिनेटली। 2 NF में सर क्या होता है? पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। यस। 3rd NF में क्या होता चाहिए हमेशा? देखो 3rd NF में लिखा भी है, नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होना चाहिए। और 4th NF में क्या बोलता है, और अगर क्या 4th NF की बात करें तो सुपर की वाला केस होता है। तो सर ये तो हमें बचपन से पता है सर, अब हम सॉल्व कैसे करें? आओ देखते हैं, एलिमिनेट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, हमारे सामने दिया है 3NF में है बट नॉट इन BCNF। इसका मतलब क्या हुआ? पहला वाला देखो ऑप्शन नंबर डी, एटॉमिक वैल्यू, आर शुड होल्ड एटॉमिक वैल्यू, इसका मतलब 1NF की बात हो रही है यहाँ पे। यस, तो ये डी वाले को हटा देते हैं। हमारे सामने ऑप्शन बचता है ए बी सी। मैं एलिमिनेट खेलना स्टार्ट कर रहा हूं। मैंने देखो नीचे कोई लिखा है हिंट के नाम पे, आप लोग पढ़ सकते हो। मैंने हिंट यहाँ पे लिख रहा हूँ, जहां जहां मुझे लग रहा है हिंट लिखूंगा आपके लिए काम हो जाएगा। आर इज इन 3MNF as there is no transitive dependency। ओके, ठीक है, यानी कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए, हमने पहला स्टेटमेंट माना। द रिलेशन आर इज नॉट BCNF, अगर BCNF नहीं है, बिकॉज द लेफ्ट साइड ऑफ द बोथ द फंक्शनल डिपेंडेंसी आर नॉट सुपर की। सो लेट मी सी हियर, क्या x और टेंड्स टू a देके रखा है, दीज आर द सुपर की है क्या? ओ सर, तीनों ऑप्शन में x इज अ नॉट अ सुपर की। सर तीनों ऑप्शन में देखो सुपर की नहीं देके रखा है, इसका मतलब सर हम ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। सर एक और आपने एक और स्टेटमेंट लिखा है, इन आर रिलेशन BC टेंड्स टू A, कोई एग्जांपल लिया जो नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है। यस, अब नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है इन विच BC इज अ नॉट अ सुपर की। अगर वो जो हमारा x है जो नॉट अ सुपर की था, दैट इज स्टेटमेंट ट्रू, और A इज अ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। लेट मी रीड। यस, A is a prime attribute। yes, A is a prime attribute है। तो उस केस में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, सर देखो पहला स्टेटमेंट सर हमने देखा x is not a super p, A is a prime। सर पहला वाला ही मैच हो रहा है सर। दूसरा वाला स्टेटमेंट देखो क्या बोलना चाह रहा है, x is not a super key, that is true, A is a non prime attribute। ओ चलो सर, ये तो स्टेटमेंट गड़बड़ हो गया, सेकंड वाला रॉन्ग हो गया। सर थर्ड वाला देखते हैं, A is a non prime attribute। सर इसने अपने प्राइम की बात हुई थी तो नॉन प्राइम हो गया है। यस, तो डेफिनेटली ये क्या आ जाएगा? द थर्ड वन इज, इसका आंसर क्या आएगा? डेफिनेटली ए इज द राइट आंसर। ओके, सो नाउ लेट मी सी द नेक्स्ट पार्ट। सॉरी, वेट अ सेकंड। यस, you can read the question। okay, so which of the following is used to represent the supporting many to one represent relationship of the weak entity? okay, yes, can you please read the question? I just connect the chart. Yes, okay, so now which of the following is used to represent the supporting many one relationship, okay, of a weak entity? बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ओके, वीक एंटिटी पूछा जा रहा है, इसके अंदर वीक एंटिटी क्या होगा? मैंने हिंट भी देखो ध्यान से रखा है। वीक एंटिटी सर इसका मतलब होता है डबल बॉर्डर होता है। यस, इट इज देयर। तो पहला स्टेटमेंट दिमाग में आता है सर, इट इज अगर एंटिटी की बात हो रही है, शुड बी रिलेशनशिप पूछ रहा है, तो इट शुड बी डायमंड। यस, यानी कि ऑप्शन रेक्टेंगल होगा या डायमंड होगा? तो डेफिनेटली हमारे सामने जो ऑप्शन निकल के आया है इज अ डायमंड। यस, तो सेंटर वाला जो मैंने एरो बना के बनाया है यहाँ पे, सो इट इज अ फर्स्ट ऑप्शन। So I guess that is all about the all the question. Let me check. Yes, it is all there. So we cover all the questions. Okay. Yes. So in the today's session we discuss about the all the 2020 paper technical part। okay, चलो थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू बता देता हूँ, कंक्लूड कर देते हैं आज के सेशन का।
हमने क्या क्या देखा, हमने सारे सब्जेक्ट्स में कवर किए। मैं आपको थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू ये बताना चाहता हूँ कि कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो सबसे पहले हमने जो डिस्कस किया था दैट इज अवर एप्टीट्यूड पार्ट, यस इट इज देयर, 15 मार्क्स का जो हमें फोकस करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स पार्ट जो हमें कवर करना पड़ेगा 15 मार्क्स का। सर सीओए के 10 मार्क्स आप सबसे ऊपर रखो, यस इट इज सीओए के 10 मार्क्स। सर डीएसए भी सबसे ऊपर रखो, सबसे ज्यादा 18 मार्क्स आपने बोला था, 18 मार्क्स। सर ओएस के भी 10 मार्क्स से उसको भी ऊपर रखो, यस। उसके बाद हमारे पास एक सब्जेक्ट और था जिसके लिए मैंने कहा था दैट इज 9 मार्क्स का आया था। लेट मी सी व्हाट इज द सब्जेक्ट नेम, यस द सब्जेक्ट नेम इज अ 8 marks that is DBMS, sorry in 9 marks it is our TOC के क्वेश्चन पूछा गया 9 मार्क्स से। उसके बाद आप उसको रेशियो में डाल सकते हो, that is called DBMS, that is 8 marks question. And one more thing, that is compiler, yes compiler for the 4 marks. The digital logic, it is 4 marks. And you can see that CN is also सबसे last में 6 marks. And anything else that is DSS, COA, ON, OS. Okay, so that is all about the 100 marks जो हमने डिस्कस किया है। आपको ये आज के सेशन से ये पता चल गया है कि कौन से सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी वाइज पढ़ना पड़ेगा, जिसको हमारा मोटो क्या था कि आज के सेशन से मुझे ये पता चल सके कि मैं किस प्रायोरिटी को वेटेज दूं। तो सबसे पहले हमारे पास अगर टॉपर्स के मार्क्स भी देखना है या कुछ और भी हमें एनालिसिस देखना है, तो मैं आपको एक चीज और यहाँ पे ऐड करूंगा आज के सेशन में जो मुझे आपको बताना है। इस साल 2020 में जो गेट का कट ऑफ गया था फॉर द जनरल मार्क्स के लिए, सो लेट मी राइट हियर 28.5, ओके। एंड द सेकंड वन इज ओबीसी के लिए हम लोग अगर डिस्कस करें दैट इज ओबीसी कैटेगरी विच इज 25.6 एंड SC ST के लिए हम कंसिडर करें सो दैट इज 19.0, okay, so you can see that is a basics part comes in the picture, that is general category है, इतना मार्क्स होना चाहिए, और ओबीसी के लिए जनरल के लिए इतना होना चाहिए। बट हमने ये भी डिस्कस किया कि सर अगर मुझे अपनी सपनों की दुकान पे जाना है, सपनों की जगह पे आईआईटी में जाना है सर, तो उसका मतलब सर क्वालिफाई तो मुझे नॉर्मल ही रखना ही है, मुझे तो सर टॉप करने की सोचना है। सो नाउ आई विल सजेस्ट यू जस्ट पुट ऑन द टारगेट ऑन योर पेपर। क्या करना है सबसे पहले, आज के आज जो लोग प्रिपरेशन करने वाले हैं, सबसे बेसिक तरीका बताता हूँ, एक पेन और पेपर लेना छोटा सा, अपने पेपर पेन पे आप जो भी चाहते हो, कॉलेज का ड्रीम हो, आपने सोचा आईआईटी मुंबई मेरे बाजू में सर, पवेलिक के बाजू में घूम के आ जाऊंगा रोज कॉलेज, तो उसका टारगेट बनाओ, उसका सिर्फ एनालिसिस लिखो। आईआईटी जाने के लिए कितना चाहिए, अगर मैंने यहाँ पे लिखा है टॉप 100 रैंक चाहिए, तो यहाँ पे 100 रैंक लिखूंगा पेपर पे, कितने मार्क्स चाहिए, किसी का लास्ट ईयर का एनालिसिस देख लो, किसी के 100 मार्क्स 100 रैंक के आसपास कितने क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली 60 to 70 मार्क्स लिख रहा हूं मैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन 2020 के हिसाब से। ऐसे पेपर में लिख दो और यहाँ पे सारे के सारे सब्जेक्ट बना के लिख लो और टारगेट बना दो कि मुझे ये सब्जेक्ट्स कब कब खत्म करना है, और इस लॉकडाउन का पूरा यूटिलाइज करो। विद्यालंकार हमारे लाइव सेशन भी चालू कर चुके हैं, तो करना क्या है, बस सॉल्यूशन उठाओ और सॉल्यूशन करो, प्रिपरेशन चालू कर दो। आपके पास सारा मटेरियल है, सब कुछ अवेलेबल है, फैसिलिटीज है, उसका यूटिलाइज करो और 2021 में अपने ड्रीम्स को पाके दिखाओ। बिकॉज अभी सिर्फ यही कहता है, सिर्फ अपना लोकल फॉलो करो। इसका मतलब आईआईटी हमारा लोकल है, आमची मुंबई का है, लोकल है, इसको ही टारगेट करो। कहीं नहीं जाना है दूर, आईआईटी में ही जाना है, यही सोचो और यहीं से शुरुआत करो। चलो आज का मैं सेशन यही फिनिश करता हूं। कुछ और भी सेशंस के लिए, कुछ भी अपडेट्स के लिए विद्यालंकार क्लासेस का पेज लाइक कीजिए। हमारा यूट्यूब पे भी चैनल है, विद्यालंकार के नाम से सर्च कीजिए। कोई अपडेट्स जानने के लिए विद्यालंकार का वेबसाइट है, उसमें भी जाइए। कुछ क्वेरीज हो आपके, ओके, कुछ क्वेश्चन में कुछ आपको लगता है, कुछ आपको क्वेरीज है, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके पास कमेंट पे आ जाएगा, हमारा मेल आईडी है आपके कमेंट बॉक्स पे आ जाएगा। आप डेफिनेटली उसमें कमेंट कर सकते हो, कोई भी इंफॉर्मेशन आप डिस्कस कर सकते हो, कोई भी स्ट्रक्चर प्लान एनीथिंग, आपकी जो भी सजेशन है हम आपको वेलकम करेंगे सजेशन को, और आपको डेफिनेटली बेहतर से बेहतर फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। सो थैंक यू अबाउट द सेशन, I hope you like the session. Thank you very much. Good night.